कैसी ज़िंदगी चल रही थी और क्या हुआ कि लाइफ में एक यू टर्न आ गया और क्या उसके पीछे की कहानी है। डॉक्टर ने उनको समझाना शुरू करा कि शायद अब कभी चल नहीं पाएंगे, इन्हें स्पाइनल कॉर्ड इंजरी हो गई है। मुझे सुबह बाथरूम जाना होता था, 4 लोग मुझे बाथरूम ले जाने के लिए लगते थे। मतलब आप मानोगे नहीं, मैं खुद के हाथों से खाना खाने के लिए रोया हूँ। कोई और होता तो शायद मतलब ये कंटिन्यू नहीं करता। इनफैक्ट मैं भी बोलूँ तो 21 के आसपास तक मैं शायद ये गेम छोड़ने वाला था। वो रात के 2-3 बजे तो एकदम पीक सोने का वक्त होता है कि भाई सबसे बढ़िया नींद अब आएगी। सही बात। उसी वक्त उठ के हम चल पड़े। आप इसे पागलपन कह लीजिए, जुनून कह लीजिए, तो जो भी कह लीजिए, था ये हमारे फितूर था। एक मेहनत से गोल्ड मेडल जीता देश के लिए। क्या बात। इस पूरे सीजन मतलब जनवरी से लेकर अब तक मेरी वर्ल्ड रैंक 1 रही है हमेशा, स्टार्टिंग से। अच्छा। आज भी वर्ल्ड रैंक नंबर 1 ही है मेरी। क्योंकि जितना इंटरनेशनली मैंने मारा है, रजिस्टर करा हुआ है, उतना भी किसी ने टच नहीं करा इंटरनेशनली। वहाँ भी अलग चमत्कार हो गया, मैंने वर्ल्ड रिकॉर्ड मार दिया। अच्छा। 37.23। वो और मुझे समझ नहीं आया हुआ क्या ये। हम ढंग से पानी का ग्लास नहीं उठा पाते, देश के लिए मेडल उठाने का मौका मिल रहा है, मेहनत करी है। तो वो लोगों को ना मतलब ये चीज़ समझनी चाहिए। सारे एथलीट्स को ना यही क्यूरोसिटी रहती है कि मेडल जीत जाए तो मोदी जी का कॉल जरूर आएगा। जीवन में आप जितना ज़्यादा बिखरते हैं ना, ईश्वर आपको निखरने की उतनी ज़्यादा शक्ति देता है। एग्जैक्टली। हेलो एवरीबॉडी, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी लोगों का हमारे जेम्स टॉक यूट्यूब चैनल के अंदर। जैसे कि आप जानते हैं कि हर फ्राइडे हम आप लोगों के लिए अद्भुत जेम्स को लेकर आते हैं और आज ऐसे ही एक अद्भुत जेम हमारे बीच में है। प्रणव सुरमा जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे आज के इस जेम्स टॉक प्रोग्राम के अंदर, जो कि क्लब थ्रो के अंदर एशियन गेम्स के अंदर गोल्ड मेडल विनर हैं और साथ में पेरिस पैरा ओलंपिक के अंदर सिल्वर मेडल विनर हैं। आपने हमारे देश का नाम रोशन किया है और आज हमारे शो पर आकर भी हमारे शो को ब्लेस किया है। बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे शो पर, बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू सो मच। आपने अपॉर्चुनिटी दी मुझे यहाँ बुलाया, क्योंकि शायद लोगों ने एक अचीवमेंट माइलस्टोन तो देख लिया है, बट इसके पीछे की कहानी बहुत पहले जाती है। तो वो लोगों तक पहुँचाने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। राइट। तो सबसे पहले वो कहानी ही जानना चाहेंगे। व्हाट इज़ द स्टोरी बिहाइंड दिस, हाउ इट ऑल स्टार्टेड, कैसी ज़िंदगी चल रही थी और क्या हुआ कि लाइफ में एक यू टर्न आ गया और क्या उसके पीछे की कहानी है। प्रणव। तो मैं ये 2011 की बात है, मैं 10th क्लास, हमने एग्ज़ाम दिए ही थे। तो उसके बाद जो गर्मियों की छुट्टियां आती हैं, उसमें मई की बात है ये। तो मैं अपने भाई के घर से बाहर निकल रहा था, तो हमने सोचा पहले हम जाएंगे, हम एक्सबॉक्स खेल रहे थे। अच्छा। तो मैं किसी अपने फ्रेंड के पास जा रहा था सीडीज लेने, क्योंकि हमारी सीडी, हम बोर हो गए थे गेम से। तो हमने कहा और चलो ले लेते हैं उससे। तो हम नीचे उतरे, बाइक पे बैठे। तो पता नहीं क्या हुआ मुझे, मैंने कहा कि मैं इन क्लोथ्स में ना कंफर्टेबल फील नहीं कर रहा। मैंने शॉर्ट्स पहनी हुई थी, मैंने कहा चेंज करूंगा। मतलब मैं बाइक पे बैठ गया, हम निकलने लग गए थे। अब मैं वापस ऊपर गया था घर में चढ़ के। मैंने चेंज करा, फिर जैसे ही मैं ऊपर से नीचे उतर रहा था, मैंने सीढ़ियों से उतरते बाई चांस ऐसी हेलमेट पहन ली। हेलमेट तो लोग बाइक पे नहीं पहनते, वो भी जवान लड़के। तो बाई चांस पता नहीं क्या हुआ, मैंने हेलमेट पहन लिया और जैसे ही मैं घर के बाहर कदम रख रहा था, एक 12 फीट का सीमेंटेड शेड मेरे सर पे गिर गया। उस वक्त मुझे पता नहीं लगा, क्योंकि मैंने हेलमेट पहना। तकरीबन 5-10 सेकंड के लिए पूरा ब्लैकआउट हो गया। और साइड पे मेरे ख्याल से एक स्टीम गाड़ी थी, वो पूरी फट चुकी थी। और मुझे पता ही नहीं था उस वक्त हुआ क्या है। मुझे लगा कोई बम फूटा है या कुछ, पता नहीं अटैक हुआ है क्या हुआ है, क्योंकि मुझे बहुत ज़ोर से आवाज़ आई और मैं धड़ाम ज़मीन पे नीचे गिर गया। तो और किसी को हेलमेट उतारने की ज़रूरत नहीं पड़ी, क्योंकि हेलमेट चूर चूर हो चुका था। और उस दिन मुझे लगता है मैं बस शायद किसी तरह जिंदा बच गया। जो सिनेरियो थे, जो सिचुएशंस थी, उससे मतलब कभी कभी मुझे लगता है शायद बचना ही बहुत मुश्किल था। हेलमेट ना पहना होता, हेड इंजरी होती तो मतलब फट जाता, तो फिर क्या ही होता। तो वो उस टाइम वो हुआ था। फिर उसके बाद मुझे वहाँ से हॉस्पिटल लेके गए और मैं पूरा रास्ता यही बोले जा रहा था कि मुझे कुछ फील नहीं हो रहा। सिर्फ मैं मुंह से बोल पा रहा था, वो भी मतलब सांस मुझे ठीक से आ नहीं रही थी। और सिर्फ नेक तक मुझे सेंसेशन हो रही थी, उसके नीचे मतलब नेक के नीचे पूरी सेंसेशन पावर जा चुकी थी। बट ऐसा कोई मतलब सिनेरियो कोई सोचता नहीं कि किसी के साथ ऐसी कोई सिचुएशन होगी। तो किसी को समझ ही नहीं आ रहा था हो क्या रहा है। फिर वहाँ मुझे एक लोकल हॉस्पिटल में लेके गए, तो उन्होंने पता नहीं मेरे शरीर पे पेन पे निशान मारने लग गए, कांटे मारेंगे, कुछ लाइनें खींचे। मैंने कहा 0 कांटा खेलने लग गए शरीर पे, क्या कर रहे हैं। तो उस टाइम मतलब जो फैमिली मेम्बर्स थे
वो बहुत ज़्यादा परेशान थे। इनफैक्ट मेरे रिलेटिव्स थे, जो अंकल हैं, आंट हैं, वो हैं। मम्मी पापा नहीं थे क्योंकि 2 दिन पहले ही मेरे नाना जी की डेथ हुई थी। ओके तो मम्मा और पापा मतलब वहाँ गए हुए थे। ओके। तो उनको फटाफट फ़ोन करा कि ऐसे कोई दिक्कत होगी है, हॉस्पिटल लेके आए, आप आ जाइए। मतलब किसी को समझ तो नहीं आया उस वक्त क्या हुआ है। तो फिर जब थोड़े वहाँ लोकल डॉक्टर्स ने चेक करा तो उन्होंने बोला कि इनका थोड़ा सीरियस कॉम्प्लिकेशन लग रही है, यहाँ ट्रीटमेंट है ही नहीं इसका। ओके। उन्होंने एक इंजेक्शन दिया था, पता नहीं लाइफ सेविंग था क्या था, वो कह रहे थे 3 घंटे में देना ही पड़ता है वरना कुछ हो ही नहीं सकता। ओके। तो वो दे के उन्होंने मुझे सजेस्ट करा कि दिल्ली में 2 हॉस्पिटल्स हैं, एक एम्स, एक स्पाइनल कॉर्ड इंजरी है। राइट। और उनको ये थोड़ा पता लग गया था कि स्पाइनल कॉर्ड इंजरी इनकी रीढ़ की हड्डी में चोट लगी है। तो उन्होंने फिर सजेस्ट करा कि आप स्पाइनल कॉर्ड इंजरी वसंत कुंज में है, वहाँ चले जाइए। तो वहाँ वो लेके गए। वहाँ उन्होंने मतलब एम्बुलेंस में लेके जा रहे थे और पूरा रास्ता मैं यही सोचा था कि मेरी बस सांसें चलते रहें, क्योंकि मुझे सांस भी ढंग से नहीं आ रही थी। एज क्या थी उस समय आपकी? मैं 16 साल का 16 साल के थे आप? 16 साल का था, 11वीं क्लास में गया था। हाँ। बस गए थे। तो उस वक्त समझ लीजिए, मुझे लगता है कि एक करियर की स्टार्टिंग होती है, आप एक लाइन स्ट्रीम चूज करते हैं। राइट। तो मुझे तो यही था कि ये तो मेरा उड़ने का वक्त था और मेरे पंख दब चुके हैं। सही बात है। तो बट वो काफ़ी ज़्यादा डिफ़िकल्ट फेज़ रहा। तो फिर उसके हॉस्पिटल लेके गए और तकरीबन 3 दिन बाद मेरा ऑपरेशन हुआ था। 3 दिन तक मैं आईसीयू में रहा था, जिसमें मेरे सर के दोनों तरफ उन्होंने स्क्रू लगा दिए थे। इतनी ज़्यादा सीरियस इंजरी हो गई थी, वो कहते हैं आप सर भी नहीं हिला सकते। अच्छा। और मुझे मतलब थोड़ा थोड़ा बीच के इंस्टेंसेस ही याद है कि मैं उठता था, पानी मांगता था, पानी भी नहीं पी पाता। वो ड्रॉपर से बस ड्रॉप डालते थे पानी की। वो कहते थे आप पानी नहीं पी सकते, कुछ खा नहीं सकते, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा सीरियस कॉम्प्लिकेशंस हैं। तो फ्राइडे को ये एक्सीडेंट हुआ था, संडे को मंडे को जाके मेरा ऑपरेशन हुआ था। ओके। तो 3 दिन तक ऑपरेशन नहीं हुआ? 3 दिन तक नहीं हुआ था, क्योंकि पता नहीं क्या कुछ सीरियस कॉम्प्लिकेशन चल रही थी। वो कुछ उसको पता नहीं ट्रीट कर रहे थे, क्या कर रहे थे। मुझे सर ये याद है, आज भी अगर आप देखेंगे मेरे, अगर बाल हटाएंगे आप दोनों सर की तरफ, वो इतने बड़े बड़े निशान हैं जो स्क्रू घुसाए हुए थे, वो आज तक हील ही नहीं हुए हैं। तो मंडे को फिर ऑपरेशन हुआ। फिर आईसीयू से वार्ड में उन्होंने शिफ्ट करा। फिर मम्मी मेरी बड़ी ज़्यादा परेशान थी। वो कह रही थी क्या हुआ? वो कहते फ्रैक्चर हुआ है, चोट लगी है। तो वो तो कह रही हाँ ठीक है, फ्रैक्चर होता है तो जैसे हाथ में होता है कि ठीक है 2-3 महीने लगेंगे, ठीक हो जाएंगे। तो पापा को वो थोड़ा समझा रहे थे डॉक्टर, तो वो कह रहे थे नहीं ये अलग चीज़ है, कुछ है, मतलब उनको भी समझ नहीं आ रहा था हो क्या गया है। तो धीरे धीरे डॉक्टर ने उनको समझाना शुरू करा कि ये शायद अब कभी चल नहीं पाएंगे, इन्हें स्पाइनल कॉर्ड इंजरी हो गई है। और उनके शायद उस वक्त रोंगटे खड़े हो गए, क्योंकि जवान लड़का। अच्छा, डॉक्टर ने बोला कि कभी चल नहीं पाएंगे? शायद कभी चल ना पाए। बट आप ये मत सोचिए कि जिंदगी खत्म हो जाती है, जिंदगी चलती रहेगी। वो अपनी तरफ से हौसला दे रहे थे, समझा रहे थे चीज़ों को। तो फिर जब थोड़ा 2-4 दिन बाद मुझे होश आया, तो धीरे धीरे उन्होंने डॉक्टर से मिलना शुरू करा, समझाना शुरू करा कि कैसे इंजरी हुई है, क्या हुआ है। तो मैं ये बोला था कि मैं हिल क्यों नहीं पा रहा, क्योंकि उस वक्त तो मेरे हाथ भी नहीं हिलते थे। आप मानोगे नहीं, मुझे सुबह बाथरूम जाना होता था, 4-4 लोग मुझे बाथरूम ले जाने के लिए लगते थे। और 16 ईयर्स में मतलब आप एकदम पीक टीन ईयर्स में आते हो, आप ग्रो होते हो, अलग यंग जोश होता है। उस टाइम पे 4 लोग आपको बाथरूम लेके जा रहे हैं, और मैं खुद से खाना नहीं खा पाता था क्योंकि मेरे हाथ ही नहीं हिलते थे उस वक्त। इतनी ज़्यादा सीरियस इंजरी थी। मतलब आप मानोगे नहीं, मैं खुद के हाथों से खाना खाने के लिए रोया हूँ कि मैं खुद खाना खा लूँ। तो उस वक्त तो मतलब इतना ज़्यादा डिफ़िकल्ट फेज़ था कि आज भी मैं अगर जब सोचता हूँ ना तो मेरा मन भर आता है, क्योंकि उन दिनों से निकल के इन दिनों में आए हम। राइट। तो बहुत बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट फेज़ था हमारे। तो वहाँ से जब ये सब कुछ चल रहा था तो कैसे आपने मतलब कैसे निकले वहाँ से बाहर? क्योंकि अगर ऐसा किसी के साथ हो जाए तो आधा तो इंसान मेंटली ही हार मान लेता है कि अब ज़िंदगी में कुछ बचा नहीं है। सो वो कैसे एक रे ऑफ होप आई, या कैसे आपने डिसाइड किया और एथलीट बन गए और पैरा ओलंपिक में आ गए, अभी सिल्वर जीत गए, एशियन में गोल्ड जीत गए? मतलब एक पूरी फिल्म की कहानी सी लग रही है। तो ये वहाँ से फिर कैसे एक होप मिली ज़िंदगी में, कैसे मोटिवेट किया खुद को बेसिकली? ये एक आप समझ लीजिए मेरे लिए एक पिक्चर की कहानी ही है किसी। क्योंकि उस वक्त मैं गया था 11th क्लास में। तो मुझे फिर डॉक्टर्स ने सजेस्ट करा कि आपकी जो इंजरी है, आप एक काम करिए, 1 साल स्किप कर लीजिए। ओके।
तो अब मुझे टेंशन होगी कि मैं अपना स्किप करूंगा, मेरे दोस्त पीछे छूट देंगे। राइट। एक मतलब अब मैं बातें बना के आपको क्या बोलूं, यही लगता है हाँ, सही बात कि है। मेरे दोस्त आगे निकल जाएंगे, हाँ। मैं फिर दूसरे जूनियर्स के साथ मुझे रहना हाँ। पड़ेगा, वो तो दोस्त भी नहीं उनकी, तो हम हाँ। लेग पुलिंग करते हाँ, रहते थे। सही बात है। तो फिर उन्होंने, किसी ने सजेस्ट करा कि स्पेशल स्कूल्स होते हैं, आप वहाँ चले जाइए, ये वहाँ ज़्यादा कंफर्टेबल फील करेंगे। मैंने कहा नहीं, जाऊँगा तो उसी स्कूल में और शुरू करूँगा तो इसी साल से। ओके। तो 6 महीने तक हमारी वहाँ फिजियोथेरेपी चलती रही। वसंत कुंज में ही जो हॉस्पिटल है स्पाइनल कॉर्ड इंजरी, उसके पीछे एक जंगल का रास्ता जाता है, वहाँ पे जाके हमने एक रेंट पे घर लिया था। ओके। वहाँ से रहते थे। पापा ने मेरी जॉब छोड़ दी थी उस टाइम पे, मम्मी जॉब करती थी, और मम्मी का तो अलग ही संघर्ष रहा है। मम्मी जॉब करती थी और वहाँ जो जंगल वाला रास्ता था, वहाँ अंदर अंदर कोई बस आती थी ना कोई ऑटो आता था, तो वो सुबह काम पे जाती थी और उसके बाद वहाँ से जब रात को मेरे ख्याल से 9:30-10 बजे वो वापस आती थी। और वो जंगल वाले रास्ते से चल के आती थी, क्योंकि कोई ट्रांसपोर्टेशन था ही नहीं, ऐसी कोई सुविधा ही नहीं थी। तो वो इनका भी काफ़ी ज़्यादा रोल रहा है पेरेंट्स का। तो पापा ने जब जॉब छोड़ी तो हमने फिर स्कूल में बात करी कि 6 मंथ्स हो गए हैं तो हम मिड ईयर ज्वाइन करना चाहते हैं। तो 11th क्लास थी, तो वो भी किसी तरह एग्री कर गए। अगर 10th या 12th होती तो वो नहीं कर पाते। तो उन्होंने कहा ठीक है, हम मौका देंगे, अगर बाई चांस कुछ नहीं हो पाता तो मतलब फेल हो जाते हैं या नहीं हो पाता, स्टडीज़ अफेक्ट हो रही हैं, तो फिर हम देखेंगे, रिपीट कराएंगे, या जो होएगा तो देखेंगे। राइट। तो टीचर्स का बहुत ज़्यादा सपोर्ट रहा स्कूल में मुझे। उन्होंने मेरी फ़ीस भी वेवर कर दी और बहुत ज़्यादा मोटिवेशन देते थे स्कूल के बच्चे भी, टीचर्स भी। 6 महीने में मैंने ज्वाइन करा, पढ़ाई शुरू करी। और उससे पहले मैं एक एवरेज स्टूडेंट होता था। वो बच्चे होते हैं ना जो बैकग्राउंड में होते हैं, मतलब ना पढ़ाई में बहुत अच्छे, ना किसी चीज़ में बहुत ज़्यादा अच्छे, बस एक एवरेज है मतलब है ये कहीं, बस है। तो उस वक्त पता नहीं क्या हुआ, मेरा दिमाग कुछ ज़्यादा ही तेज़ हो चुका था। अच्छा। मैंने पढ़ाई करी, उसके बाद मेरे ख्याल से 85% आ गए थे मेरे 11th में ही। ओके। टॉप 10 में भी आ गया था मैं। अच्छा। और उसके बाद जब 12th में गए, 12th में मेरे 93.5% आए थे। क्या लगता है इसके पीछे कोई वजह आपको, क्यों हुआ ऐसा? पता नहीं, मुझे लग रहा है दिमाग में कहीं चोट लगी थी, कुछ स्क्रू वो सही जगह लग गए, हिलने की वजह से। मतलब मेरा ऐसा मानना है इसमें, मतलब हालांकि क्योंकि मैं खुद माइंड ट्रेनिंग करता हूँ, तो मुझे ऐसा लगता है कि जब हम नॉर्मल होते हैं या सही होते हैं, सब कुछ नॉर्मल होता है। मतलब एक व्यक्ति थे जो बहुत ही लाइक रिच थे, सक्सेसफुल थे, सफल थे, और उनके साथ ऐसा ही सीन हुआ कि उनका प्लेन क्रैश हो गया। तो प्लेन क्रैश होने के बाद वो भी लाइक व्हील चेयर पर आ गए और उनकी लाइफ बिल्कुल ही रुक सी गई। तो एक इंटरव्यूअर में उनसे पूछा कि आपने ऐसा कैसे कमाल करके दिखाया, तो उनका अनुभव मैं आपसे शेयर कर रहा हूँ। उन्होंने ये कहा कि जब मैं ठीक था तो मेरे पास में 10 चीज़ें थीं, 100 चीज़ें थीं करने के लिए लाइफ में। मैं ये भी कर सकता था, मैं वो भी कर सकता था, मैं खेल भी सकता था, मैं ट्रैवल भी कर सकता था, मैं सब कुछ कर सकता था। लेकिन जब मैं व्हील चेयर पर आ गया तो मेरे पास सिर्फ लिमिटेड 10 चीज़ें ही हैं जो मैं कर सकता हूँ। और जब मैंने 100 चीज़ों की जो मेरी एनर्जी थी, जहाँ मैं 100 जगह लगाता था, अब वो 100 जगह तो बची नहीं, अब बची हैं सिर्फ ले दे के मेरे पास 10 ही चीज़ें, डिस्ट्रैक्शन सारी हट गई, जिस पे मैं फोकस कर सकता हूँ। व्हाट आई कैन डू नाउ इन दिस सिचुएशन, वो 10 चीज़ें ही हैं। तो जब हम अपना फोकस उन्हीं 10 चीज़ों पे लगाते हैं तो हमारा वो आउटपुट, जो आउटकम है, मुझे ऐसा लगता है उनके अनुभव से मैं आपसे शेयर कर रहा हूँ कि वो बढ़ जाता है। तो वही कहीं ना कहीं आपके केस में मुझे नज़र आ रहा है कि अब भाई क्या कर सकते हैं व्हील चेयर पर, तो जो कर सकते हैं वो पढ़ाई कर सकते हैं। और इसे देखिए, वो पढ़ाई 95% आपने पहले तो दोस्तों के साथ घूमना फिरना, ये आवारागर्दी सब चलता रहता था। उस टाइम पे चीज़ें तो बिल्कुल ही बंद हो गई थी, कम क्या मैं बोलूँ, बंद ही हो गई थी, क्योंकि एकदम इनिशियल स्टेजेस थे और उनके साथ मैं अकेला भी नहीं निकल पाता था, क्योंकि उनको नहीं पता था कैसे हैंडल करना है सब। मोटिवेट कैसे करते थे आप खुद को, मतलब कैसी? मेरा हमेशा से, आप किसी से भी पूछेंगे, हमेशा से मेरा स्माइलिंग फेस रहा है। हमेशा से मैं यही कोशिश रहती है कि जो आसपास लोग रहें खुश रहें, हंसते रहें। बस सिंपल सा फंडा, ऐसा नहीं कि मतलब कि मुझे ना किसी को उदास देखना पसंद नहीं है। तो इनफैक्ट जब स्कूल में टीचर्स भी बोलते थे एक्सीडेंट से पहले, वो मम्मा परेशान रहती थी थोड़ा, कि बोलती थी कि इसको ना क्लास में सबको हंसाने की पड़ी रहती है। वो बच्चे होते हैं ना ऐसे पीछे बैठ के अपने कमेंट्स पास करने, टीचर को तो पसंद नहीं आता था, बच्चे सारे हंसते रहते थे। तो मतलब आप अपने आप में ही खुश रहते थे आप? खुश, हाँ। मेरा ये था कि जिंदगी में देखो उतार चढ़ाव चलते रहते हैं, टेंशन भी होती है, रोते भी हैं, सब है, बट उन चीज़ से निकल के आपको ना दिल से खुश रहना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो शायद ज़िंदगी में आप कभी कुछ चाहते हैं वो ना मिले, बट जो ऊपर वाला चाहता है वो जब मिलेगा तो वो सबसे बढ़कर होएगा।
Right. तो अब मैं जितने भी लोगों से मिलता हूँ ना, 10 में से 8 लोग मुझे लगता है या तो पास्ट या फ्यूचर में जी रहे हैं। Right. प्रेजेंट में कोई मिलता है नहीं, सिर्फ दिख रहे हैं हमको प्रेजेंट में। ट्रू। तो वो मुझे लगता है प्रेजेंट में रह के खुश रहना, यही जीवन का मतलब सबसे बड़ा वो बड़ी है। इंपॉर्टेंट चीज़ है। राइट। मतलब आपने एक्सेप्ट किया चीज़ों को, जहाँ तक मैं देख पा रहा हूँ कि वो एक्सेप्टेड। लोग ना एक्सेप्ट नहीं करते अपने लाइफ में जो भी हो रहा है, या तो पास्ट में जी रहे हैं या फिर फ्यूचर की चिंता में जी रहे हैं। तो फिर ये स्पोर्ट्स में आना का कैसे हुआ फिर प्रणव? तो स्पोर्ट्स से पहले मैं आपको बताता हूँ कि जब मेरा स्कूल ख़त्म हुआ तो मेरा एडमिशन हुआ SRCC कॉलेज में। ओके। दिल्ली यूनिवर्सिटी। हाँ जी, दिल्ली यूनिवर्सिटी। अब वो कॉमर्स का सबसे बेस्ट कॉलेज वो है। हाँ। बट सच आपको बोलूँ तो हमारे परिवार की आर्थिक स्थिति इतनी ज़्यादा मतलब डाउन हो चुकी थी मेरे मेडिकल एक्सपेंसेस की वजह से कि हम ड्राइवर तो दूर की बात, अपने घर से लेके कॉलेज तक का रोज का पेट्रोल भी अफोर्ड नहीं कर सकते थे, क्योंकि मेरी मॉम जॉब कर रही थी, एकदम हैंड टू माउथ चल रहा था। तो फिर अब हमने वो अपॉर्चुनिटी छोड़ी। मैंने फिर ओपन स्कूल से करा, क्योंकि उसमें ये था कि घर बैठ के चलो पढ़ाई कर लेंगे। और साथ में मैं CA करने लग गया, क्योंकि इसमें भी वो था कि ऑनलाइन क्लासेस आप कर ली, और मतलब ये था कि घर पे बैठ के जो हो रहा है, क्योंकि सोच सीमित थी ना हमारी, बाहर निकलने के लिए वो फाइनेंशियल कंडीशन नहीं थी। लोग बोलते हैं बाहर निकलो, एक्सप्लोर करो। अब हमारे लिए मतलब ऐसा नहीं है, एक्सप्लोर करने के लिए भी खर्चे लगेंगे। सही बात है, एग्जैक्टली। तो ये बड़ा इम्पोर्टेंट सच है जो लोगों तक पहुंचना चाहिए, क्योंकि जब किसी का एक्सीडेंट होता है या सपोज व्हीलचेयर बाउंड होते हैं, वो लोग घर तक सीमित रह जाते हैं, क्योंकि बाहर तक ले जाने के लिए या तो आपके पास अच्छे दोस्त हो, फैमिली मेंबर सपोर्ट कर रहे हो, आपके परिवार की आर्थिक स्थिति अच्छी हो, तो ये सब चीज़ें हो सकती हैं। ऐसा नहीं कि आपने सोच लिया हो जाएगा, उस चीज़ के लिए वक्त लगता है। तो वो हमने फिर ड्रॉप करा, ओपन स्कूल से पढ़ाई करी, मैंने अपनी CA इंटर क्लियर करा, ग्रेजुएशन कंप्लीट करी। तो बट उसके बाद 3 साल मुझे ऐसा लगा कि मैं ना कहीं ज़िंदगी में पीछे छूट रहा हूँ। उस वक्त स्पोर्ट्स का कोई ख्याल नहीं था मेरे दिमाग में, मतलब मैंने स्पोर्ट्स का सोचा भी नहीं था। तो फिर मुझे लगा कि ठीक है, पापा ने बोला कि मैं दोबारा से जॉब ज्वाइन करता हूँ। थोड़ी मेडिकल कंडीशन थोड़ी सी बेटर हुई थी कि मैं किसी अटेंडेंट या किसी ड्राइवर के साथ एडजस्ट कर पा रहा था। पहले तो ये था कि हाँ, सारा टाइम उनकी ज़रूरत पड़ती थी, क्योंकि वही सारा केयर टेक करते थे। तब उन्होंने बोला कि ठीक है, मैं दोबारा जॉब ज्वाइन करता हूँ, मम्मा भी करती हैं, एक ड्राइवर रखते हैं और गाड़ी का फिर देखेंगे, वो लेके जाएगा। तो फिर मैंने एडमिशन लिया था दिल्ली स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स में। वो भी दिल्ली यूनिवर्सिटी में ही है। तो वहाँ से मैंने फिर अपनी मास्टर्स कंप्लीट करी। तो उसके बाद फिर ये बात है 2018 की। 2018 में जब मेरा कॉलेज मास्टर्स का लास्ट ईयर चल रहा था, तो फिर मैं करियर अपॉर्चुनिटीज़ एक्सप्लोर कर रहा था कि अब ज़िंदगी में क्या कर सकता हूँ। उस वक्त भी स्पोर्ट्स का ख्याल मेरे दिमाग में नहीं आया था। तो मैं यही सोच रहा था कि ठीक है, कॉलेज प्लेसमेंट हो जाए, कॉलेज में आ रही थी कंपनीज आ रही थी, बिग फोर्स आ रही थी, तो वो मिल जाए, या फिर गवर्नमेंट जॉब के लिए अप्लाई कर रहे थे, तो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स में देते रहता था। तो उसी वक्त ये 2018 एंड में जब मेरा कॉलेज ख़त्म हो चुका था और 2019 मतलब स्टार्ट ही हो रहा था, मुझे पैरा स्पोर्ट्स के बारे में पता लगा। तो मुझे पता लगा कि हाँ, जो ये ऐसे स्पेशली एबल्ड बच्चे होते हैं, इनके लिए एक स्पोर्ट्स होता है, ये खेल सकते हैं। मतलब बहुत ही लेट पता चला मुझे। और 2016 रियो जब हुआ था, 4 मेडल आए थे हमारे देश के पैरालंपिक्स में। तो तब मुझे ये था कि हाँ, खेलते हैं, बट बहुत ज़्यादा शायद मैंने रुचि नहीं ली थी, क्योंकि मेरी फैमिली का ना स्पोर्ट्स बैकग्राउंड कभी रहा नहीं है। तो हमें मम्मी को था इंजीनियर बन जाए, CA कर ले, या किसी ऐसी सेट फील्ड में चले जाए कि लाइफ मतलब जब थोड़े से एज उनकी बड़ी हो, मेरी बड़ी हो, तो एक सिक्योर फ्यूचर है। ये तो बहुत ज़्यादा डाइसी फ्यूचर होता है। आप स्पोर्ट्स में तो पता ही नहीं कहाँ से क्या निकलना है, या किसी भी फील्ड में जाना चाहें। तो मुझे तब स्पोर्ट्स के बारे में पता लगा, तब मैंने फिर एक्सप्लोर करना शुरू करा। मैंने सबसे पहले देखा स्विमिंग का, कि मैं स्विमिंग कैसे कर सकता हूँ। मैं स्विमिंग पूल गया, वहाँ पता करा। आधे लोगों को तो पता ही नहीं कि पैरा स्पोर्ट्स में स्विमिंग भी करा सकते हैं। उस टाइम इतनी ज़्यादा अवेयरनेस नहीं थी। तो उन्होंने बोला कि नहीं ये पानी में जाएंगे कैसे। फिर मैंने मेडिकल कंडीशन के हिसाब से भी देखा कि पानी में रह के जब उतारा, मैं तो डूबने लग गया। मैंने कहा बड़ी मुश्किल से जान बची है, दोबारा क्यों दोबा रहा हूँ। मैंने कहा ये तो नहीं हो पाएगा, कुछ और देखते हैं। फिर मैंने टेबल टेनिस का देखना शुरू करा। तो बट टेबल टेनिस का मुझे वहाँ कोई कोच नहीं मिला, जो वही है, उस टाइम अवेयरनेस नहीं थी। आज तो बहुत ज़्यादा फैसिलिटीज़ हैं। तो फिर मैंने उसके बाद शूटिंग में ट्राई करा। अब शूटिंग में मैं कर नहीं सकता था, क्योंकि मेरी ना फिंगर्स में ग्रिप नहीं है, पावर नहीं है।
ओके तो मैं ट्रिगर को पुल ही नहीं कर पा रहा था और गन भी लिफ्ट नहीं कर पा रहा था। वो कह रहे गन तो स्टैंड पे आ जाएगी, आपको ट्रिगर पुल करना पड़ेगा। मैंने कहा ट्रिगर हो ही नहीं मतलब पाएगा। अभी आपका हैंड मूवमेंट होता है बट फिंगर्स फिंगर्स में बिल्कुल पावर नहीं है। ओके तो मैं वो ट्रिगर पुल नहीं कर पा रहा था। मैंने कहा ये भी क्या, 3 स्पोर्ट तो गए, अब बचा क्या। ये तो फेमस वाले थे। फिर मुझे किसी के थ्रू पता लगा कि एथलेटिक्स में भी काफ़ी ज़्यादा स्कोप है। अब फिर मैंने थोड़ा इधर उधर फ़ोन लगाए, पता करा, पापा ने थोड़ा एक्सप्लोर करना शुरू करा। तो हमने वहीं फरीदाबाद में कोच थे, उनसे मुलाकात करी। उन्होंने कहा एथलेटिक्स में आप खेल सकते हैं। अब मैं आपको बताऊं, सिर्फ एथलेटिक्स की बात करूं मैं, पैरा एथलेटिक्स की, तो इसमें डिसेबिलिटीज़ के हिसाब से कैटेगरीज बनती हैं। ओके जैसे कि जो मेरी डिसेबिलिटी है, ये सबसे सिवियर डिसेबिलिटी है पूरे पैरा स्पोर्ट्स में। ओके तो मेरी कैटेगरी बनती है F51। F51 में एक इवेंट था क्लब थ्रो, जिससे हमने शुरुआत करी। ओके तो वहाँ से पता लगा। तो 2019 में मैंने थोड़ा खेलना शुरू करा, धीरे धीरे करा। एक इंटरनेशनल इवेंट गए थे, हम चाइना खेलने गए थे। ओके तो उसके बाद फिर उसी वक्त मैं साथ में अपने कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स, गवर्नमेंट जॉब्स, वो सब सर्च करे जा रहा था। क्योंकि ये तो मैंने शुरू करा था एज अ हॉबी। उस टाइम भी ना एज अ करियर प्रोफेशन मतलब इतनी सीरियसली नहीं लिया था मैंने। मैं चाहता था कुछ करूं, बट मुझे उस वक्त कुछ दिख नहीं रहा था कि क्या कर सकते हैं। एक फ्यूचर विजन बंदा लगाता है ना, राइट कि नौकरी करेंगे, चलो ये होगा, इसमें तो पता ही नहीं क्या होगा। अनसर्टेन है सब। तो फिर उसके बाद जब मैं अप्लाई कर रहा था कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में, एक जगह मेरा क्लियर हो गया, मेरी जॉब लग गई बैंक ऑफ बड़ौदा में। ओके और उसी वक्त मेरा एडमिशन हो गया पीएचडी में, FMS में, फैकल्टी ऑफ मैनेजमेंट स्टडीज। वो भी सारे फेमस इंस्टीट्यूट में छोड़े हुए हैं, अभी छोड़ने पे आ रहा हूँ मैं। तो 19-20 में जब ये हो गया कि या तो उन्होंने बोला पीएचडी वालों ने कि आप साथ ना पहली ईयर जॉब नहीं कर सकते। ओके अब जो फैमिली की कंडीशन थी, मुझे था कि एक वो मनी फाइनेंसेस तो चाहिए ही है, सपोर्ट तो करना ही है। सही बात है। बट मम्मा को ये भी था कि हाँ पीएचडी कर ले, अच्छा प्रोफेशन है उसका, लेक्चरशिप में जा सकते हैं। अब ये है कि पीएचडी को तो लगेंगे 4-5 साल। अब सोचना तो आज के लिए था, राइट। तो उन्होंने तो कम्प्लीटली मना कर दिया कि साथ जॉब नहीं कर सकते। तो फिर मैंने कहा कि चलो पीएचडी को अभी होल्ड पे डालते हैं, देखेंगे कभी वक्त का दस्तूर रहा, आगे ज़िंदगी में हो पाया तो कर लेंगे। अभी आज फैमिली की आर्थिक स्थिति थोड़ी डाउन चल रही है, तो इसको सपोर्ट करना ज़्यादा ज़रूरी है। तो मैंने फिर जॉब के लिए इंटरव्यू दे दिया, क्लियर कर लिया, ट्रेनिंग हो गई, सब हो गया। ये जनवरी 2020 में मेरी जॉब लग गई थी। ओके और मैं साथ स्पोर्ट्स खेल रहा था, बहुत ज़्यादा मैंने कोई हाई अचीवमेंट नहीं करी थी। मतलब ये है कि कभी कर लिया, नहीं करा, हफ्ते में 1-2 दिन कर लिया, सैटरडे संडे छुट्टी हुई तो कर लिया। अब आप मानेंगे नहीं, मार्च 2020 की बात है जब कोविड आया था। अब उस वक्त क्या हुआ कि 1-2 महीने में पापा मम्मा दोनों की जॉब छूट गई। अच्छा। अब मैंने ईश्वर का शुक्र करा कि मेरी जॉब लग गई, जो घर चल रहा था वो मेरी सैलरी से चल रहा था। ओके। अगर मैं पीएचडी करता, पीएचडी में उस वक्त वो कह रहे थे स्टाइपेंड कुछ 6-8 हज़ार थी वहाँ पर, तो उससे तो घर का गुजारा नहीं होता। तो आप ऑफिस जाते थे जॉब हाँ करने जी, के लिए? ऑफिस जाता था मैं उस वक्त। ओके, सो हाउ यू यूज्ड टू मैनेज ऑल द थिंग्स? कैसे ऑफिस तो जाना, ये सब? वो हमने वही ड्राइवर रखा हुआ था, ओके। वही लेके जाता था, सारा वही शिफ्ट करा देता था। वहाँ सिक्योरिटी गार्ड्स होते थे, तो वो सब वहाँ मैनेज कराते थे। मम्मी पापा भी जॉब कर रहे थे और मैंने भी जॉब स्टार्ट कर दी थी कि हम जो फाइनेंशियल कंडीशन है फैमिली की वो थोड़ी सी इम्प्रूव हो जाए। तो क्या आपकी पोस्ट थी वहाँ बैंक ऑफ बड़ौदा मेरी में? ऑफिसर लगी थी पोस्ट। ओके। हाँ जी। क्या काम रहता था वहाँ आपका? काम में मतलब थोड़ा मेलिंग, कॉलिंग, मतलब ये काम रहता था। थोड़ा ऑपरेशंस डिपार्टमेंट ऑपरेशंस थे। हाँ जी। बेसिकली, ठीक है। और कभी कभी लगा तो जैसे मार्केटिंग हो गया, हाँ। मतलब अलग अलग। मेरी जो थी ब्रांच में नहीं लगी थी जॉब, ये रीजनल ऑफिस था। ओके। तो उस वक्त जो रीजनल ऑफिस के डीजीएम थे, उन्होंने बोला मुझे कि उनको पता लगा कि मैं से साइड बाय साइड स्पोर्ट्स भी खेलता हूँ। वो स्पोर्ट्स के बहुत बड़े फ़ैन। ओके। अब किस्मत होती है ना, लोगों से मिलना होता है। अब मैं आपको बताऊं, 19 में लोगों की सबकी जॉब लगने लग गई थी, जो मेरे साथ के थे ट्रेनीज। मेरी इसलिए नहीं लगी थी क्योंकि मेरी फिंगर्स में कुछ दिक्कत आ रही थी, थंबप्रिंट नहीं लिया जा रहा था। तो वो फॉरेंसिक के लिए भेजा। उन सब की जॉब इधर उधर ब्रांचेस में लग गई। आखिरी में बचा मैं। अब मैंने कहा लग जाए किसी तरह। अब लगी तो सबसे बढ़िया जगह लग गई, एकदम रीजनल ऑफिस लग गई। उन्होंने भी कहा कि नहीं, आपको स्पोर्ट्स में भी साइड बाय साइड करना चाहिए, आप काम करिए, थोड़ा सा आपका वर्कलोड कम कर देंगे हम, बट ये जो खेल क्षेत्र है इसमें भी अपनी रुचि जगाइए और इसमें आगे बढ़िए, हो सकता है। तो उन्होंने भी काफ़ी मुझे मोटिवेट करा।
तो मार्च अप्रैल तक जब कोविड आया तो तब तक तो मैं जा रहा था ऑफिस, उसके बाद उन्होंने फिर वर्क फ्रॉम होम शुरू कर दिया। अब फिर उसके बाद मैंने घर पे ही थोड़ी थोड़ी एक्सरसाइज करते थे, बाहर निकलते थे, स्टेडियम बंद हो गए थे, बाहर थ्रो सेशन, ट्रेनिंग सेशन वो सब तो लगते ही नहीं थे। तो ये बड़ी स्लो कहानी चली है, बोरिंग कहानी चली है 2020। बट ये डिसाइड कर लिया था कि ये थ्रो वाला करना है, ये हाँ, decide हो मतलब गया ये था कि अगर करना है तो हाँ, ये करना है। ओके। और मतलब मैं वही कह रहा हूँ 20-21 तक काफ़ी ज़्यादा बोरिंग स्लो कहानी चली है। मतलब कोई और होता तो शायद मतलब ये कंटिन्यू करता। इनफैक्ट मैं भी बोलूँ तो 21 के आसपास तक मैं शायद ये गेम छोड़ने वाला था। ओके। क्योंकि मुझे लग रहा था ये तो कोविड चल रहा है, इसमें कुछ है नहीं और फ्यूचर भी दिख नहीं रहा, मैं कैसे खेलूंगा। जो बड़े बड़े इवेंट्स होते हैं, एशियन गेम्स, पैरालंपिक्स, उसमें मतलब 4-4 साल में एक बार आते हैं, मौका मिलेगा नहीं। पहले तो उनमें क्वालिफाई करना, खेलना ही बहुत बड़ी बात होती है। राइट। तो मुझे था कि अब इसको शायद छोड़ना ही पड़ेगा, एक काम करते हैं, नौकरी कर लेते हैं, सेट है, चुपचाप अपना करते रहेंगे, प्रमोशन लेते रहेंगे, सिक्योर जॉब रहेगी, घर वाले भी खुश रहेंगे। तो उस वक्त शायद मैं आधा टूट चुका था कि अब नहीं, अब ये खेल शायद नहीं हो पाएगा मेरे से। बट फिर ये 2022 स्टार्टिंग की बात है, मुझे मेरे कोच मिले थे नवल सिंह। उन्होंने मुझे काफ़ी ज़्यादा कॉन्फिडेंस दिया, बूस्टअप करा। उन्होंने कहा नहीं हम करेंगे। ओके। उनकी वजह से ही मेरा दोबारा इंटरेस्ट जगा, मेरी परफॉर्मेंस बढ़ी। और मेरा जो एक माइंडसेट होता था पहले कि मुझे लगता था कि जीवन में आप जितना ज़्यादा बिखरते हैं ना, ईश्वर आपको निखरने की उतनी ज़्यादा शक्ति देता है। एग्जैक्टली। तो मेरे ख्याल से ईश्वर ने वो शक्ति के रूप में मेरे माता पिता और उन कोच को भेजा। कोच को भेजा। हाँ जी। अगर वो नहीं मिलते आपको तो मैं शायद यहाँ ना बैठा होता, मेडल ना जीता होता, मतलब पता नहीं कहानी क्या होती। राइट। तो वो तो मैं नहीं बता सकता कि क्या हुआ होता। राइट। बट क्या उन्होंने करा दिया है, ये आज दिख रहा है सबको। एग्जैक्टली। मतलब कोच की इम्पोर्टेंस, या कोई एक ऐसा व्यक्ति हमारी ज़िंदगी में होना चाहिए हाँ जी। जब हमें कुछ दिख नहीं रहा, वो आके दिखा दे तो पूरी ज़िंदगी पलट जाती है। एक आपको गाइडेंस चाहिए होती है, एक आपको रास्ता दिखाने, सही रास्ता दिखाने सही वाला रास्ता चाहिए दिखाने होता वाला। है कि इस रास्ते चलेंगे तो कुछ हो सकता है, बन सकता है। तो वो तो एकदम कॉन्फिडेंस से बात करते थे, ये मेडल जिताऊंगा, वो मेडल जिताऊंगा, वर्ल्ड रिकॉर्ड लगवाऊंगा, ये करा दूंगा। मैं सोचता था, मैंने कहा भाई अभी तो ढंग से शुरुआत भी नहीं हुई है, ये ज़्यादा लंबी लंबी छोड़ने लग गए हैं। उन्होंने क्या करा, एक काम कर, कल सुबह एक डायरी अपनी लिख, उसमें लिख के लाइयो कि वर्ल्ड रिकॉर्ड मारूंगा, ये मेडल जीतूंगा, एशियन गेम मेडल जीतूंगा, पैरालंपिक मेडल जीतूंगा। ओके। अपना नाम लिखियो, डेट लिखियो, नीचे साइन कर दियो, मेरा नाम लिखियो, डेट लिखियो, मैं साइन करूंगा। तो किया आपने ये? मैं अगले दिन सुबह 5 बजे वहाँ पहुंचा हुआ था स्टेडियम, मैंने उनसे साइन करा लिया। मैंने कहा सर साइन कर दो। तो मैंने कहा गारंटी मुझे मिल जाएगी, फिर कराना पड़ेगा, मैं पीछे पड़े रहूंगा। तो वो रहा हमारा। उसके बाद इस चीज़ को हम बोलते हैं, जो आपने की, इसको बोलते हैं मैनिफेस्टेशन। हाँ जी। तो अपनी ट्रेनिंग्स में भी, कोचिंग में भी हम लोगों को कराते हैं ये, कि आपको जो भी चीज़ ज़िंदगी में चाहिए, सबसे पहले आप उसको लिख दो। लिखने से होता यह है कि आपके सबकॉन्शियस को बिलीफ हो जाता है कि ये सच में चाहता है, मजाक में नहीं बोल रहा कि इसको चाहिए कि नहीं चाहिए, और बहुत ज़्यादा आप अटैच हो जाते हो और पूरी माइंड बॉडी सब अलाइन हो जाता है, यू रेगुलरली मैनिफेस्ट। तो आप इसको बार बार करते थे फिर विजुअलाइज की करना है? क्योंकि आपको भी पता है कि दिमाग में तो भाई हज़ारों बातें चलती है। राइट। उसमें से क्या होना है, नहीं होना चाहिए, वो आपको भी नहीं पता। और क्या सही है गलत है, इसकी भी समझ ज़्यादा नहीं रहती। तो मुझे लगता है कि जो मैं अचीव करना चाहता हूँ ना, वो मैं रेगुलरली लिखते रहता हूँ। राइट। मैं थोड़ा मैनिफेस्ट भी करते हैं और उसके लिए मेहनत भी करती है। लिख के बस हो गया कि हाँ भाई हो जाएगा, ठीक है। तो उसके लिए यूनिवर्स को मैसेज हमने दिया लिख के, और उसके लिए हार्डवर्क, मेहनत लगाई अपनी पूरी। राइट। तो 2022 में ही जब था, उस साल एशियन गेम्स होने थे। ओके। बट चाइना में होने थे। चाइना में फिर वो कोविड फैल गया, उन्होंने कर दिया पोस्टपोन 2023 में। मैंने कहा ये लो, अब करा, फिर 1 साल और हो गया। तो देख रहे हैं आप कितना मतलब पूरी पिक्चर बन रही है आपकी। और बहुत ये ऐसे सुनने में लग रहा है, उस टाइम पे एकदम डाउन हो जाता है बंदा, हताश हो जाता है, कि एकदम निराश हो जाते हैं कि भाई अब क्या करें, ये तो 1 साल और खिंच गया, क्योंकि उससे कोई इनकम तो हो नहीं रही है, कुछ आ तो है नहीं रहा वहाँ से। हाँ, कोई इनकम तो नहीं है, बस करे जा रहे हैं, उल्टा पैसे लग रहे हैं इधर उधर जाने में, करने में। तो हमने कहा कि नहीं ठीक है, खींचेंगे इसको, थोड़ा लंबा खींचेंगे। पेशेंस बहुत इंपॉर्टेंट होता है, मुझे लगता है ना इस चीज़ में। बहुत ज़्यादा आपको पेशेंस चाहिए, सब्र चाहिए अपनी जीवन में। आप किसी भी फील्ड में कुछ करना चाहें तो ना, मुझे लगता है ठहराव होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है।
Right. हमारा दिमाग दौड़ता रहता है, हमें लगता है कि इंस्टेंट मिल जाए, हम्म, आज शुरू करा है कल मिल जाए, अगले हफ्ते मिल जाए, बस राइट इससे ज़्यादा टाइम ना लगे। बट वो तो सालों लगते हैं किसी भी बड़ी अचीवमेंट के लिए। तो हमें अब ये था कि अब तो भाई 1.5 साल और आगे हो गए ये, अब 1.5 साल और काटना पड़ेगा ये बड़े इवेंट खेलने के लिए। राइट तो 2022 में फिर एक टूनिशिया ग्रां प्री आया था, मैं वहाँ खेलने गया था। छोटा इवेंट था वो, ओके इंटरनेशनल लेवल का ही था बट। तो वहाँ फिर मैंने एक गोल्ड जीता था, एक सिल्वर जीता था, ओके क्लब थ्रो और डिस्कस थ्रो में। Okay. 2 इवेंट है। ओके अब जैसे मैंने आपको बताया कि पैरा स्पोर्ट्स में कैटेगरीज डिसेबिलिटीज के हिसाब से होती है, तो आपको जो कैटेगरी मिलती है आप उसमें जो इवेंट्स हैं सिर्फ वही खेल सकते हैं। ओके जैसे सपोज मेरी जो कैटेगरी है F51 है, इसमें जो इवेंट्स हैं ये 2 ही होते हैं, क्लब थ्रो, डिस्कस थ्रो। ओके बट पैरालंपिक्स में एक ही है क्लब थ्रो। ओके तो फिर हमें, और ये क्लब थ्रो बहुत ही ज़्यादा टेक्निकल गेम है। ये असल में एक वुडन इक्विपमेंट होता है, नीचे मेटल अटैच होता है। ओके अब इसमें क्या है, हमारी फिंगर्स में ग्रिप तो है नहीं, तो जैवलिन, शॉट पुट वो सब तो वैसे ही नहीं पकड़ पाते हम। तो हम एक ग्लू या गम यूज करते हैं चिपकाने के लिए, ओके थ्रो करने के लिए। ये अपने में बहुत बड़ा टास्क है। मतलब ग्लू यूज करते हैं चिपकाने के लिए? हाँ, मतलब ऐसे फिंगर्स के बीच में हम लगाते हैं गम ओके और इक्विपमेंट को स्टिक करते हैं ओके और फिर थ्रो करते हैं। ओके तो बहुत ही ज़्यादा टेक्निकल गेम है और बहुत ही, मतलब इसमें बड़ी मेहनत लगानी पड़ती है। अच्छा और कोई गेम हम खेल ही नहीं सकते एथलेटिक्स में। हाँ, बट मेरा इसमें काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्ट जाग रहा था, तो हम इसी में फिर आगे कंटिन्यू करते गए। तो वहाँ जैसे आप जीत के आए तो वहाँ से आपको मोटिवेशन और बढ़ा हाँ जी, होगा। वहाँ से मोटिवेशन आई कि हाँ, मतलब क्योंकि मेरी Gold जीता परफॉर्मेंस आपने वहाँ। इम्प्रूवमेंट हो गई थी। हाँ पहले मैं अराउंड 23-24 मीटर्स मारा था, वहाँ हमने 30 मीटर्स तक टच करा था। तो मुझे था कि हाँ, ग्रोथ तो आई है और जो उस लेवल तक पहुँचना है वो थोड़ा दूर है अभी, बट यहाँ तक पहुँचे हैं तो वहाँ तक भी बट पहुँचेंगे। मतलब इससे एक सीख ले सकते हैं कि लिटिल प्रोग्रेस से भी हमारी जो एनर्जी है वो हाँ जी। मोटिवेशन इंक्रीज होती है। राइट तो थोड़ा थोड़ा मतलब स्टेप बाय स्टेप चीज़ें चलती रहनी चाहिए। आप बिल्कुल एक लंबी छलांग मारना चाहें या चाहें कि एक रात में सब कुछ बदल जाए, हाँ तो वो तो नहीं वो होता। नहीं होता। बड़ी दिन बड़ी रातें लगती हाँ, है धीरे तो धीरे वो एक धीरे दिन धीरे लाने में। improvement, राइट तो अब ये 2023 आ चुका है। अब मेरी जो मेडिकल कंडीशन है ना, जब गर्मी का वक्त होता है तो मेरी सांस फूलने लगती है, बीपी लो होने लगता है, अच्छा बार बार मुंह पे पानी डालना पड़ता है। तो मतलब मैं ढंग से बैठ ही नहीं पाता बाहर। ट्रेनिंग थ्रोज तो बहुत दूर की बात है करना। तो फिर मेरे कोच और मैंने प्लान करा कि हम रात को लगाएंगे, रात को भी नहीं, सुबह लगाएंगे सेशन जल्दी, ओके जब सबसे ठंडा मौसम होता है। गर्मी तो उस वक्त भी होती है पर दिन के मुकाबले हाँ, बहुत ठंडा होता है। राइट तो पापा को बड़ा तंग करा मैंने, रात को 1 बजे उठा देता था मैं। रात को 1 बजे हम उठते थे, ओके 2:30-3 बजे तैयार व्यार होके पूरा रेडी होके स्टेडियम जाते थे। फिर 3 से 5, 5:30, 6 जब तक चलता था सेशन लगाते थे, फिर उसके बाद घर आते थे। मतलब कीमत चुकाई है जबरदस्त करके आपने। बहुत बहुत मेहनत लगाई है हमने भी, हमारे कोच ने भी। हाँ, वो रात के 2-3 बजे तो एकदम पीक सोने का वक्त होता है कि सही भाई बात सबसे है। बढ़िया नींद अब आएगी। सही बात उसी वक्त उठ के हम चल पड़े। अब आप इसे पागलपन कह लीजिए, जुनून कह लीजिए, तो जो भी कह लीजिए, था ये हमारे फितूर था एक। क्योंकि अब ये हो गया था कि अब कुछ करना ही है इसमें। क्योंकि मैं जो जॉब कर रहा था उससे मुझे वो चीज़ नहीं मिल पा रही थी, वो खुशी कह लीजिए या वो एक पहचान कह लीजिए राइट हमेशा से। क्योंकि मेरा ना एक सपना रहा है कि मैं फेमस हो जाऊं, हाँ। तो लोग जाने, सबको लगता है उस टाइम हाँ। लगता था यार कोई एक्टर बन जाए, अपना मुंबई शहर जाएंगे, एक्टिंग वैक्टिंग करेंगे, हीरो बनेंगे, थोड़ा बढ़िया लाइफ सेट हो जाएगी। राइट बट जिंदगी में थोड़ा प्रैक्टिकल होना पड़ता है एक वक्त बाद। एग्जैक्टली तो और मैं आपको अपना थोड़ा बैकग्राउंड स्कूल का बताऊं तो मैं हमेशा से ही स्पोर्ट्स में रहा हूं। मैं क्रिकेट खेलता था, फुटबॉल खेलता था, रोलर हॉकी खेलता था, वॉलीबॉल खेलता था, बास्केटबॉल, मतलब सारे स्पोर्ट्स में था। बट एज अ करियर प्रोफेशन देखा ही नहीं था मैंने शायद इसे कभी, क्योंकि हमें पता ही नहीं था कि इसमें आगे ग्रोथ कैसे आएगी। तो वो मेरे दिमाग में चलते रहता था। मैंने कहा स्कूल में खेलते थे, वो एक सपना था जो अधूरा था, तो उसको पूरा करते हैं। लोग मजाक भी बनाते थे, जैसे फॉर एग्जांपल ऑब्वियसली कोई कुछ भी सोचता है आज, अगर अच्छा भला भी हो तो भी लोग बोलते हैं कि शक्ल देखिए भाई तूने अपनी, तू ये करेगा। तो जैसे कि हमने चंदू चैंपियन में देखा होगा, जब बोलते हैं ओलंपिक गोल्ड जीतना है, सब कैसे हंसते हैं। तो कभी कभी ना शायद आपके सपने इतने बड़े होते हैं कि लोग समझ ही नहीं पाते, डाइजेस्ट नहीं कर आसपास पाते। के। हाँ
उनको लगता है अरे भाई ये तो बड़े दूर के ख्वाब हैं, ये यहाँ ये कैसे पूरे कर लोग ये लेंगे। भी बोलते हैं पागल हो गया है। हाँ, बड़े आम लोग हैं, बड़ी छोटी फैमिली, मतलब कहाँ से आ रहे हैं, वो तो बड़े बड़े लोग होते हैं, वो लोग कर लेते हैं, तुम कहाँ से कर लोगे, तुम कैसे कर लोगे। तो ये होता रहता था, ही है। होता था। हाँ, ये होता था हर चीज़ में। जब मेरा एक्सीडेंट हुआ था, हम रिकवर कर रहे थे इस फेज से, तो एक बार कोई बंदा घर के बाहर जा रहा था, वो मतलब ऐसे ही मतलब अपने फालतू के कमेंट्स पास करने लग गए कि आप तो जवान लड़के हैं, आपको तो परिवार का सहारा बनना चाहिए था, अब तो आपके माता पिता को आपका सहारा चाहिए था, वो आपका बन चुके हैं, वो संभाल रहे हैं। तो उस रात मैं बहुत रोया था। उस रात मुझे मतलब मैं ना दिल पे बहुत कम बातें लेता हूँ, उस रात मुझे दिल पे बहुत चोट लगी थी। और मैंने कहा था कि शायद इनको दिखाने के लिए ही सही, बट मैं करके जरूर दिखाऊंगा जीवन में कुछ। राइट। एक डॉक्टर है, उन्होंने मुझे कह दिया था कि दिस बॉडी इज एज गुड एज डेड। ओके। तो मतलब इतने एक सीनियर डॉक्टर थे, उन्होंने ये चीज़ बोल दी, और मैं मेडल जीतने के बाद उनके पास होके आया था। मैंने कहा सर ये शरीर मरा हुआ नहीं है, ये जीवित है, और लोगों को भी जीवित करने के लिए आप प्रेरणा देते हैं। तो मुझे ये लगता है कि अगर आप किसी को अपलिफ्ट नहीं कर सकते, मोटिवेट नहीं कर सकते ना, हाँ एग्जैक्टली, डीमोटिवेट मत करिए, उसे गिराइए मत, उससे अपने हिसाब से गिरते पड़ते जैसे मर्जी चलते रहने देना मैं चाहिए। एक बात बोलता हूँ प्रणव कि टांग जो आपकी खींचता है ना पीछे से, वो वही खींचता है जो आपसे नीचे होता है, क्योंकि जो नीचे उसी के हाथ में टांग आएगी, जो ऊपर है उसके हाथ में तो आपका हाथ आएगा, उसके हाथ में तो टांग आपकी आनी नहीं। तो मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ कि जितने भी लोग हमें सुन रहे हैं, जिनके बड़े सपने बड़े ख्वाब हैं एंड दे आर जस्ट एमिंग फॉर दैट, उनको भी लोग पीछे खींचते हैं, तो उनके लिए क्या मैसेज आप देना चाहते हो उन लोगों के लिए। ये जाहिर सी बात है कि अगर आपने सपने बहुत ऊंचे देख लिए हैं तो आपको नीचे खींचने वाले होंगे ही होंगे। आप किसी भी फील्ड में होजिए। राइट। तो मैं हमेशा सबको ना यही कहता हूँ कि आई एम जस्ट एन ऑर्डिनरी बॉय हु सॉ अ ड्रीम फॉर प्लेइंग फॉर हिज कंट्री, एंड आई हैव बीन रियली ब्लेस्ड that I have reached this level, and I have been given this opportunity to play for my country at the highest level. Right. तो मैंने बस अकेले मेहनत लगाई है। तो क्योंकि जो स्टार्टिंग का फेज होता है, जब जैसा मैंने आपको बोला कि एशियन गेम्स आया नहीं, अभी पैरालंपिक्स आया नहीं, तो एक एक दिन काटना मुश्किल हो जाता है। राइट। तो उसमें आपको मोटिवेटेड रखना है, मेंटल हेल्थ बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि आप दिमाग आपका बोलता है भाई छोड़ दे, नहीं होएगा, रहने दे। तो उन चीज़ों से आपको ऊपर उठना ही पड़ता है। और आप ठीक है, आप गाइडेंस लीजिए, कोचेस के पास जाइए, बट आपको एक अपने आप भी वो चीज़ अपने दिमाग में लानी पड़ती है। हाँ, सेल्फ मोटिवेशन इज द बेस्ट मोटिवेशन। तो आप चीज़ों को समझिए और उन चीज़ों पे भी काम करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। तो फिर उसके बाद हमने जैसे ये रात की ट्रेनिंग शुरू कर दी, हमने कहा ठीक है करेंगे तो सही, फोड़ेंगे थोड़ा। तो फिर आ गया एशियन गेम्स। अब एशियन गेम्स के क्वालिफिकेशन ट्रायल थे। अब उसमें मानेंगे नहीं, मुझे थोड़ी सी ऐसी चोट लग गई थी जब मुझे मतलब 2 दिन पहले स्टिचेस लगाने पड़ गए। मेरे ख्याल से मंडे ट्यूसडे के ट्रायल्स थे, फ्राइडे को मैंने डॉक्टर से स्टिचेस लगाए और ब्लड निकल रहा था। उसमें मैंने कहा भाई ये तो 4 साल और हो गया। सही बात है। मैंने कहा भाई अब नहीं जाने दूंगा। अच्छा, फिर टाइम भी बिल्कुल फिक्स है कि ये होना, ये इसी टाइम पे होना है, फिर 4 साल बाद आएगा। जी, अब तो पोस्टपोन वाला सीन ही नहीं, अब तो बस ट्रायल हो रहे हैं, उसके बाद तो फिर निकल जाओगे आप महीने 2 महीने बाद। राइट। मैंने कहा ये नहीं जाने दूंगा, अब बहुत हो गया, अब मैं अपना वक्त ला के रहूँगा। मैंने ट्रायल दिए, ट्रायल में बहुत अच्छा परफॉर्म करा, वहाँ भी फर्स्ट आया था मैं। उसके बाद फिर एशियन गेम्स में मैंने अपना डेब्यू करा, मेरा पहली बार था, और थोड़ा टेंशन थी। मतलब आपने एक्सक्यूज नहीं दिया उसको, आप एक्सक्यूज भी ले सकते थे कि चोट लगी हुई है। हाँ जी, हाँ, मतलब मुझे ये था ना कि एक्सक्यूज मैं दूंगा भी किसको। आज मैंने चलो बोल दिया ये है, घर वालों ने सबने बोल दिया चल ठीक है, कोई नहीं, दिक्कत है, कोई देखी जाएगी। देखी तो भाई 4 साल बाद देखी जाएगी फिर तो। और ये ना खेलता, फिर मोटिवेशन नहीं आती, थोड़ी कंडीशन बेटर नहीं होती, तो फिर ओलंपिक्स पैरालंपिक्स के लिए हम कैसे सोचते। राइट। और फिर उसके बाद हम वहाँ गए, एशियन गेम्स में डेब्यू करा, और खुशकिस्मती से, मेहनत से गोल्ड मेडल जीता देश के लिए। क्या बात है। तो उसकी बेहद खुशी थी कि जो इतने साल का परिश्रम रहा है, मेहनत रही है, वो सफल हो गई है। राइट। क्योंकि जो एक एक दिन हमने काटा है, मतलब इंजरी से लेके आप ले लीजिए, स्कूल करा, पढ़ाई करी, स्पोर्ट्स क्षेत्र के बारे में नॉलेज हुई, पता लगा, मतलब कितना लंबा सफ़र है ये, छोटा सा सफ़र नहीं रहा, बहुत ही लंबी कहानी है। गोल्ड जीतने के बाद लग रहा था कि यार जितनी भी मेहनत थी पीछे की वो सब वसूल हो गई।
हाँ, उस टाइम पे मैं एकदम ना थोड़े टाइम के लिए तो मैं ब्लैंक था। है। मुझे वो फीलिंग ही नहीं आई जो मुझे लगता था ना कि भाई मेडल आ जाएगा, मैं ये चिल्लाऊंगा, ये करूंगा। हाँ। थोड़े टाइम के लिए मैं शांत हो गया क्योंकि मुझे यकीन नहीं आ रहा था। मैंने बोला थोड़ा सपना अपना तो नहीं देख रहे, हाँ। छुट्टी वुट्टी काट देना। तो लगता है ना ये तो एकदम राइट। आप जो सबसे बड़ा ऊंचा सपना देख रहे हो, जहाँ तक आपकी सोच जा रही है, आप वो अचीव कर लिया अचीव आपने। कर लिया। तो लगता है कि भाई सच है। कभी कभी हम सोते सपना देख लेते हैं भाई और नींद खुलती आ रही है यार। हाँ। तो मुझे था कि उस टाइम मैं बस वो चीज़ एक्सेप्ट कर ही रहा था कि हाँ भाई हो रहा है, शायद हो गया शायद। हाँ। तो उसके बाद जब मेडल मिला, देश का राष्ट्रगान बजा, तो एकदम गूज बम्स आए, बहुत ज़्यादा प्राउड फीलिंग आई। तो देश का राष्ट्रगान सिर्फ गोल्ड वाले के लिए बजता हाँ है, जी। मैंने ऐसा सुना हाँ जी, सिर्फ जिनका गोल्ड मेडल होता है सिर्फ उनका राष्ट्रगान बजता है। ओके। तो पूरे स्टेडियम में भारत का नाम था। हाँ। तो बहुत ज़्यादा खुशी थी, बहुत मतलब एक्साइटमेंट थी। फिर उसके बाद पार्टी वार्टी करी, एंजॉय करा। हमने कहा बहुत रोए हैं, बहुत खून पसीना बहाया है। राइट। तो इस मोमेंट को अब सेलिब्रेट करना बनता है। कैसे सेलिब्रेट किया? हम वहीं चाइना में ही थे, विलेज में रह रहे थे। Okay. सारे सब फ्रेंड्स गेट टुगेदर करी, अपने रूम में पार्टी वार्टी करी। वो उतना ही करा। तो उसके बाद फिर वापस हमने आना था इंडिया। फिर प्रधानमंत्री जी से पहली बार मिलने का मौका मिला, क्योंकि मेरा डेब्यू था। जो लोग पहले खेल चुके हैं वो मिले थे, और मेरा फर्स्ट टाइम था। अच्छा, डेब्यू में ही आप गोल्ड हाँ मारा जी, है हाँ जी। सीधे। तो फिर उनसे मुलाकात हुई, उन्होंने भी काफ़ी ज़्यादा मोटिवेट करा। मैंने उनको जैसे बताया मेरा पहली बार है ये, पहली बार में जीता है। तो उन्होंने बोला कि हाँ पहली बार बहुत ही स्पेशल होता है और मेडल जीतना सौभाग्यशाली है। आप ऐसे ही मेहनत करते रहिए, देश का नाम रोशन करते रहिए, और हम आपको जो भी सपोर्ट चाहिए हम आपको प्रोवाइड करेंगे। मतलब सबको, मुझे लगता है जो प्रधानमंत्री हमारे देश के, वो एबल और पैरा में कोई भेदभाव नहीं करते हैं। बाकी लोग करें ना करें, बाकी लोग, लेकिन जिसे प्रधानमंत्री जी बिल्कुल नहीं करते, हमने देखा। लेकिन अभी एक चीज़ देखी प्रणव की, पैरा वाले लौट के आए और पहले ओलंपिक वाले लौट के आए, तो वहाँ तो बहुत भीड़ लोगों की लगी हुई थी, लेकिन पैरा वालों के लिए इतनी भीड़ देखने को नहीं मिली। जबकि पैरा वालों की ज़्यादा मेहनत है, ज़्यादा मेंटली वो लोग डिस्टर्ब भी रहे होंगे। सो वाई, मतलब इस सोच को कैसे आप देखते हो और बदलना चाहोगे लोगों की? देखिए बदलाव तो आया है, बट जो हम चाह रहे थे वो वाला बदलाव नहीं आया। तो पता नहीं क्यों थोड़ा ओलंपिक्स या एबल को पैरा से ज़्यादा लोग वो करते हैं, ज़्यादा सराहना करते हैं, क्योंकि मेहनत तो दोनों करते हैं। बल्कि पैरा वाले ज़्यादा है करते होंगे। हाँ जी, क्योंकि उनके बहुत अपने आप में चैलेंजेस हैं। क्योंकि आप देखिए ना, मेडिकल कंडीशन है, उससे आपको ऊपर उठ के एक स्पोर्ट खेलना है। स्पोर्ट खेलना है, एथलीट बनना अपने आप में एक बहुत बड़ी चुनौती, टास्क है। सही बात है। तो जो होना चाहिए वो अभी थोड़ा सा डिफरेंस भाई है। ऐसी कंडीशन का इंसान वॉशरूम ना जा पाए, और ऐसी कंडीशन में इंसान पेरिस जाके अगर सिल्वर गोल्ड ले आ रहा है, तो इट इज बिल्कुल सही बात पकड़ी है। अब जैसे हम ढंग से पानी का ग्लास नहीं उठा पाते, देश के लिए मेडल उठाने का मौका मिल रहा है, मेहनत करी है, तो वो लोगों को ना, मतलब ये चीज़ समझनी चाहिए। राइट। अब इनफैक्ट जो प्राइवेट कंपनीज स्पॉन्सरशिप्स भी हैं, वो थोड़ा एबल की तरफ, या फिर जो बहुत ज़्यादा जिनकी रील्स चल गई या बहुत ज़्यादा फेमस हो गए, सिर्फ उन्हीं की तरफ झुकाव रहता है, क्योंकि सब मेरे ख्याल से एक कॉमर्शियल मार्केटिंग बिजनेस बन चुका है। राइट। तो जो एक्चुअल काम है ग्राउंड लेवल पे, वो अभी होना थोड़ा बाकी है। मैंने जैसे कहा बदलाव आया है, बट काफ़ी बदलाव आना बाकी है। कई बार एक सक्सेस के लेवल पे पहुंचने के बाद इंसान का डाउनफॉल स्टार्ट हो जाता है। हमने ऐसा देखा है कि अब तो सक्सेसफुल हो गया, जो सोचा भी नहीं था वो पूरा हो गया। सो वहाँ से कैसे आपने अपने आप को लिया और वापस अब पैरा ओलंपिक में जाके आप सिल्वर जीत के आए? क्योंकि लोग का होने के बाद वो भटक भी जाते हैं, डिस्ट्रैक्ट भी हो जाते हैं, पैसा भी आ जाता है। सो ये चीज़ बहुत ज़्यादा कॉमन है, स्पोर्ट्स में भी और बाकी हर फील्ड में भी। जैसे ही आपको थोड़ी सी फेम या कोई चीज़ मिल जाए, तो इंसान ना हवा में उड़ने लगता है। राइट। तो मेरे कोच ने ही 2 दिन बाद जब मैं था वापस बोल दिया ज़मीन पे रहियो, और अभी जो मेन काम है ना वो रह गया है। अभी मेन काम हुआ नहीं है, जो तुम इतना खुश हो रहे हो वो कर रहे हो, कल से चुपचाप ट्रेनिंग पे आ जियो। ओके। तो मतलब मुझे रेस्ट दिया ही नहीं, 2-3 दिन बाद उन्होंने ट्रेनिंग पे बुला लिया। उन्होंने कहा जो अब मेन है पैरालंपिक्स, उसकी मेहनत स्टार्ट करनी है। तो हमने फिर वो ट्रेनिंग दोबारा स्टार्ट कर दी, वही रात वाला वक्त अपना। सुबह 1 बजे उठे दोबारा, वही। मैंने कहा यार फिर शुरू। मैंने भी यही सोचा था 1-2 महीने रेस्ट करेंगे, आराम करेंगे, थोड़ा एंजॉय करेंगे। फिर उन्होंने कहा नहीं भाई काम शुरू अपना। तो उसके बाद फिर पहली बार दिसंबर में हुआ खेलो इंडिया पैरा गेम्स, उसमें मैंने 33 मीटर टच करा और गोल्ड मेडल जीता था। तो वो भी एक अपने में रिकॉर्ड था।
ओके। तो उससे हमें था कि नहीं, अब मेहनत रंग ला रही है, इसमें अब करेंगे। तो उसके बाद फिर हमने नेशनल खेले और भी इंटरनेशनल इवेंट्स खेले जहाँ पे रेगुलरली 34-35 मीटर टच कर रहे थे। ओके। इस पूरे सीजन मतलब जनवरी से लेके अब तक मेरी वर्ल्ड रैंक 1 रही है हमेशा, स्टार्टिंग Okay. से। अच्छा। आज भी वर्ल्ड रैंक नंबर 1 ही है मेरी। ओके। क्योंकि जितना इंटरनेशनली मैंने मारा है, रजिस्टर करा हुआ है, हाँ। उतना भी किसी ने टच नहीं करा इंटरनेशनली। अच्छा, आपका इसमें हाँ, वर्ल्ड रिकॉर्ड है? हाँ जी। ओके। तो हम मेहनत धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप करते गए। थोड़ी इंटरनेशनल हमने ट्रेनिंग्स करी। गवर्नमेंट साई टॉप स्कीम है, उनका बहुत ज़्यादा सपोर्ट रहा। और मेरे कोच सारी प्लानिंग करते थे कि अब यहाँ बाहर जाएंगे, 15-20 दिन यहाँ लगाएंगे, उन खिलाड़ियों के साथ करेंगे, उनका सीखेंगे, उनका करेंगे, अपना नहीं देंगे, उनका सीख के आएंगे कि ऐसा क्या कर रहे हैं। राइट। तो हमने मतलब बहुत ज़्यादा भाग दौड़ लगाई है। मतलब चैन से बैठे ही ने, रातों की नींद उड़ चुकी है। तो इसमें नया नया क्या सीखते थे बेसिकली? इसमें तो जैसे कई लोगों को लगता है इसमें तो क्या है, बस लेके ऐसे फेंकना है। तो हाँ, इसमें क्या नया? लोगों को सिर्फ यही लगता है फेंकना ही तो है, उठा के। हाँ। अब आप उठा के फेंक के दिखाइए। हाँ। अब इसमें क्या है, बहुत ज़्यादा ना टेक्निकल होती हैं थ्रोज। आपको मसल पावर बढ़ानी पड़ती है। आपको जैवलिन कर रहा है तो शोल्डर वर्क, उसके बाद फुट वर्क, उन चीज़ों पे काम करना पड़ता है। अब हम हैं तो बहुत ज़्यादा बॉडी में पावर तो है नहीं, बट जहाँ जहाँ जितनी जितनी है उसका सही यूटिलाइजेशन होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर वो आपका फ्लो ही नहीं बना, टेक्निक ही अच्छी नहीं बनी, तो आपकी थ्रो आधी वहीं दब जाती है। आगे तक पहुंचाने के लिए मतलब हर उसमें कैटेगरी में अलग अलग टेक्निक्स होती हैं। तो उस पे काम करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है और वक्त लगता है उस पे काम और फिर उसको प्रैक्टिस करना। प्रैक्टिस, हाँ, बार बार करना। तो उन चीज़ों पे काम, मतलब जिम भी जाना पड़ता है आपको, थोड़ी मसल बिल्डिंग करनी पड़ती है। उसके बाद आपको टेक्निक्स में फॉल्ट ढूंढते हैं, जैसे कोचेज होते हैं कि अभी हम ये कर रहे हैं, इसमें क्या चेंज कर सकते हैं, इसमें क्या इम्प्रूवमेंट कर सकते हैं। क्योंकि फेंकना दूर है, बस सीधी सी बात है। दूर, जितना दूर फेंक सकते हो उतना दूर फेंकना है। तो उसके बाद फिर मैं आपको बताऊं तो मई में हुए वर्ल्ड चैंपियनशिप जापान में। ओके। मैं गया था वर्ल्ड रैंक नंबर 1, वहाँ मैं चौथा रह गया। ओके। और वो था सिलेक्शन क्राइटेरिया पैरालंपिक्स के लिए। मतलब वहाँ पे जिनके मेडल आ रहे थे उनका डायरेक्ट क्वालिफिकेशन सिलेक्शन हो रहा था। मैंने कहा भाई ये तो क्या हो गए, इतने महीनों की मेहनत रहेगी, उसके बाद वर्ल्ड रैंक 1 गए, फिर भी चौथे रह गए, हुआ ही नहीं, यहाँ पे थ्रो ही नहीं निकली। आप देख रहे हैं कभी कभी थ्रो नहीं निकलती। अब जैसे मैंने आपको बताया कि जो हम एक गम यूज़ करते हैं, उसके बाद क्लब को चिपका के थ्रो करते हैं, तो जब आप बाहर जाते हैं आपको क्लाइमेटिक कंडीशन के हिसाब से अपनी बॉडी को तो अडेप्ट कराना ही है। बट हम जो गम यूज़ करते हैं उसको भी अडेप्ट कराना है। क्योंकि अगर बहुत ज़्यादा गर्मी है तो वो फिसलने लगती है, अगर बहुत ज़्यादा सर्दी है तो ज़्यादा चिपकती है, बारिश है तो बिल्कुल ही फिसलती है, चिपकती ही नहीं है। तो उसको हम एडजस्टमेंट करनी पड़ती है। वो आती है एक्सपीरियंस और प्रैक्टिकल नॉलेज से। राइट। वो मतलब शायद आप थ्रो सेशन लगा रहे हो उस टाइम पे नहीं हो पाता, वो कंपटीशन का एक्सपोजर लेना पड़ता है तभी बताते हैं। क्योंकि थ्रो में आपने लगा दी 50-100 थ्रो जब ट्रेनिंग कर रहे हो आप, और जब कंपटीशन है वहाँ तो मिलती है 6 थ्रो। तो ट्रेनिंग में तो हो जाता है कि ठीक है भाई ये करा वो करा, वहाँ तो 6, वहाँ तो कुछ करने का है ही नहीं। राइट। तो वो चीज प्रैक्टिकल नॉलेज होनी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो मई के बाद मैं तो एकदम डीमोटिवेट, एकदम गिर चुका था मैं तो। मैंने कहा भाई अब तो खत्म, ये तो बिल्कुल ही हो गया। अब वो ये एशियन गेम्स पैरालंपिक्स आते हैं 4 साल बाद। मैंने कहा फिर 4 साल गए यार। तो मेरे कोच ने कहा नहीं, हारेंगे नहीं, हिम्मत नहीं हारेंगे। वो मुझे बाहर लेके गए, उन्होंने यूरोप में मुझे ट्रेनिंग कराई, 2-3 अच्छे कंपटीशन लड़ाए, और जिन कॉम्पिटिटर से वहाँ हारा था 3-4 कंपटीशन में उनको ही जाके हराया, गोल्ड जीता सब में। ओके। तो उन्होंने कहा ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी था अपनी माइंडसेट दोबारा अपलिफ्ट करने के लिए। जो डीमोरलाइज हो चुका था मैं, अपना डीमोटिवेट हो चुका था, उस कॉन्फिडेंस को वापस पाने के लिए। क्योंकि मुझे लगता है देखो शरीर का तो काम है ही है, आपने जान बनानी है, थ्रो करनी है, सब है। दिमाग का भी बहुत खेल है, और दिमाग का ज्यादा खेल हो जाता है कभी। दिमाग का ही खेल है, शरीर तो वही करेगा ना जो दिमाग करेगा। दोनों माइंड और बॉडी कंप्लीटली सिंक रहती है। अगर आपका माइंड सही इंस्ट्रक्शंस देगा तो बॉडी उसी हिसाब से काम करेगी। राइट। तो उसके बाद फिर 2 महीने बाद ट्रायल्स हुए पैरालंपिक्स के। अब उसमें मुझे टेंशन हो रही थी यार, क्योंकि वहाँ वाले कॉम्पिटिशन, ये नहीं था दिमाग में कि 2-3 कॉम्पिटिशन ये बढ़िया जीता हूँ, गोल्ड जीता हूँ। दिमाग में वो था यार वहाँ चौथा रह गया भाई, दोबारा ना हो जाए। उन्होंने कहा नहीं, ये माइंडसेट चेंज करता है, भूल जा, वो हो गया, उसको नहीं बदल सकते, बट जो कल होना है उसको बदल के दिखाएंगे। उन्होंने रात को पूरा झाड़ा, मोटिवेशन दी, सब करा, अपने स्टाइल से बात करते हैं वो थोड़ी। तो उसके बाद हम अगले दिन सुबह गए कॉम्पिटिशन में, वहाँ भाई अलग चमत्कार हो गया, मैंने वर्ल्ड रिकॉर्ड मार दिया। अच्छा। 37.23। और मुझे समझ नहीं आया हुआ क्या ये।
मैंने कहा भाई ये तो बढ़िया काम हो गया, मैं खुद देख रहा हूँ, मैंने कहा ये क्या हो गया भाई, कहाँ से निकल रही है, क्या हो रहा है। मतलब आपने जो पास्ट में हुआ उसको भुला के आप गए, तब आपने ऐसा कर दिया। हाँ तो जी। ज़िंदगी में लोगों की जो भसड़े चल रही हैं, मसले चल रहे हैं, ये उसको लेके बैठे रहेंगे तो कुछ ज़्यादा नहीं कर पाएंगे। अगर उसको हाँ जी। भुला देंगे और प्रेजेंट पे फोकस करेंगे तो जैसे आपने रिकॉर्ड बनाया वैसे ये भी अपनी अपनी हाँ ज़िंदगी जी। में रिकॉर्ड बना सकते क्योंकि हैं। जो चीज़ें आपको नीचे खींच रही हैं, रोक के रख रही हैं, हाँ। कहीं ना कहीं आपको ना उनको छोड़ते चले जाना चाहिए। हम्म। आगे आप तभी बढ़ पाएंगे, वरना वहीं के वहीं सीमित रह जाएंगे, जिंदगी खत्म हो राइट। जाएगी और राइट। कुछ मतलब कुछ उपलब्धि नहीं हासिल कर पाएंगे। हम्म। तो उसके बाद हमने क्वालिफिकेशन हो गए, सिलेक्शन हो गया, अब मैंने कहा अब ठीक है, अब जाएंगे तो सही। हाँ। तो फिर हमने 1-2 महीने बढ़िया ट्रेनिंग लगाई, यहाँ पे आए पेरिस, फिर उसके बाद पहुँचे। उसके बाद अलग ही यहाँ पे माहौल था, यहाँ विलेज में सारे रहते हैं, एथलीट्स, हाँ। कोचेस, तो वहाँ का से पहले का थोड़ा ट्रेनिंग का भी बताओ, आपका क्या ट्रेनिंग शेड्यूल रात वाला ही होता था? और वही डाइट रात वगैरह? को सेम, मतलब डाइट क्या स्पेशल कुछ डाइट फॉलो करते थे आप? जो ट्रेनिंग थी वो वही था, 1 बजे उठ के सबको तंग करना है, 3 बजे लगानी है ट्रेनिंग हाँ, सेशन, हाँ। 5-6 बजे तक चलेगा। हाँ। डाइट में हमारा रहता था कि लिक्विड डाइट अच्छी लें, जैसे कोकोनट वाटर, जूसेस लें, उसके बाद प्रोटीन रिच फ्रूट्स लें। डाइट का ज़्यादातर ख्याल मेरी मुंबई रखती है, मैं थोड़ा हेल्थ कॉन्शियस हूँ, मुझे थोड़ा हेल्दी फूड बढ़िया लगता है। ओके। तो बाहर वाला कुछ खाने का मन कर रहा है, मैंने कहा घर बना दो। हाँ। तो वो बहुत ज़्यादा ध्यान रखती थी। हाँ, उसका मेरे न्यूट्रिशनिस्ट हैं, वो मुझे थोड़ा चार्ट देते थे कि आप इतने कार्ब्स लीजिए, राइट। उसके बाद ये एनर्जी लेवल इससे इतना रहेगा, इतना प्रोटीन लीजिए, और भी मतलब जिन चीज़ों पे वर्क करना था। उन्होंने कहा जो चीज़ें छूट रही है, ऐसा होता है ना कि कोई चीज़ छूटनी नहीं चाहिए, अपनी तरफ से आप सब लगा दो, राइट। वहाँ देखा जाएगा। ठीक है। तो डाइट ये था कि मतलब अच्छी डाइट लेते थे, कार्ब्स ही हमने हैवी कर दिए थे ताकि बॉडी में एनर्जी बनी रहे। ओके। तो और मैं ज़्यादातर नेचुरल डाइट ही प्रेफर करता हूँ, घर का खाना अपना सीधा साधा, हाँ। वो मुझे सूट करता है, Right. उससे मेरा शरीर बढ़िया चलता है। सही है। फिर पहुंच गए पेरिस फिर ओलंपिक। पहुँच गए पेरिस। हाँ। तो बहुत मेहनत लगाई, बहुत साल लगे, हाँ। और पैरालंपिक्स में फिर डेब्यू करा, पेरिस पहुँचे। फिर वहाँ विलेज में बता रहे थे रुके थे आप? हाँ जी, क्या हाँ, वहाँ- विलेज में जो एथलीट्स, कोचेस, सपोर्ट स्टाफ है, सब विलेज में होते हैं। वहाँ डाइनिंग हॉल होता है, खाना पीना वहीं होता है, और ट्रेनिंग सेशन जो आप लगाते हैं। पापा भी साथ गए थे आपके? पापा साथ जाते हैं हर जगह। तो वो फोटो में देखा हमने, बहुत लोगों ने देखा, कई लोग तो डाउट भी कर रहे हैं कि मोदी जी साथ हैं क्या। तो अभी आप स्क्रीन पे देख लेना, फोटो लगा देंगे हम। सो वो फादर हैं प्रणव के, जो साथ में जाते हैं हर जगह। हाँ जी, हाँ जी। राइट। तो क्योंकि जो हमारी डिसेबिलिटी कैटेगरी आती है, इनमें एक एस्कॉर्ट अटेंडेंट चाहिए ही होता है। ओके। उसके बिना हम मैनेज ही नहीं कर सकते। एंड आई थिंक व्हाट बेटर देन अ फादर। तो मैं उन पे मतलब ब्लाइंड ट्रस्ट कर सकता हूँ, पूरा यकीन होता है मुझे वो सारा संभालेंगे। सब अपने की तरह केयर करता है। कोई बाहर का बंदा ले लीजिए तो शायद उस पर आप इतना ट्रस्ट भी नहीं कर सकते, और उससे इतना आप कनेक्ट भी नहीं बना पाएंगे। राइट। तो वो ये हमारी शायद जोड़ी है कि थोड़ा हेयर स्टाइल साथ सेम रखना, थोड़ा स्टाइल वो करना, और हमेशा साथ रहते हैं, ट्रेनिंग सेशन हो। वो एक आर्टिकल भी देखा मैंने, अभी निकला है कि फादर सन डुओ रॉक्ड इन पेरिस ओलंपिक करके। तो वहाँ पे फिर हमने ट्रेनिंग सेशंस, वहाँ बस से जाते हैं ट्रेनिंग सेशन लगाने, स्टेडियम्स होते हैं, थोड़ा आधा घंटा दूर था। तो वहाँ पे हमने थोड़े सेशन लगाए। वहाँ पे जब सेशन लगाए तो थ्रो काफ़ी अच्छी हो रही थी हमारी, अच्छे लेवल पे जा रही थी। फिर क्या हुआ, वहाँ थोड़ा ना वेदर चेंज हो रहा था। जैसे जब गए तो गर्मी थी, उसके बाद एकदम से 2-3 दिन बहुत ज़्यादा सर्दी हो गई, और मुझे थोड़ा बुखार हो गया। ओके। तो मेरी बॉडी एकदम बहुत ज़्यादा डाउन हो गई। तो मुझे थोड़ा ये था, हम संभाल के गए थे, अदरक, ओके, इंडिया से सब ले गए थे। जो न्यूट्रिशनिस्ट है मेरे, उन्होंने पहले ही बोल दिया था कि ये सामान रखना, जरूरत पड़ सकती है, क्योंकि इम्यूनिटी बिल्डअप करनी है। और उसके बाद एक माइंड हेल्थ कोच हैं, उनकी भी मैंने वो सहायता ली। उन्होंने बोला कि ठीक है, थोड़ा माइंड से सोचें कि बॉडी अच्छी है, इम्प्रूव कर रही है, रिकवर कर रही है, तो उससे बहुत ज़्यादा फर्क पड़ेगा। अब क्योंकि सारा टाइम बैठ के सोचते हैं, अरे शरीर भाई खराब हो रहा है, अरे बुखार हो गया, अरे बॉडी डाउन होगी, थ्रो नहीं लगेगी, वो वैसे ही खराब हो जाएगा। तो हाँ, तो थोड़ा ये एक्सटर्नल फैक्टर एक होता है, जिसमें मतलब आपको हेल्प लेनी पड़ती है लोगों की, राइट, ताकि इंटरनली आप इम्प्रूव कर पाए। तो उनका वो 3-4 दिन में काफ़ी ज़्यादा सहयोग रहा मुझे। तो उसके बाद फिर जिस दिन गेम थी, उस दिन मैं सुबह एकदम नर्वस, टेंशन, एंग्जाइटी। मुझे भाई इतने बड़े प्लेटफॉर्म पे आप खेलने जा रहे हैं, वो भी पहली बार डेब्यू है, कोई इतने बड़े, उसका कॉम्पिटिटर्स तो सारे सेम थे, बट जो माहौल होता है या जो ये जगह है, इसकी मान्यता बहुत ज़्यादा है। राइट। और जो पहली बार वाला मौका है, मुझे लगता है दोबारा कभी नहीं मिलेगा। सही बात है। मतलब दुनिया का सबसे बड़ा
प्लेटफॉर्म, हाँ, एक वहाँ पहुँच स्पोर्ट्स गए। पर्सनालिटी एथलीट हाँ, के लिए हाँ। सबसे बड़ा मंच होता है ओलंपिक्स पैरालंपिक्स। सही बात है। इसमें मुझे लगता है कि देखिए आप इसमें ना भाग लेना ही अपने में बहुत बड़ी बात होती है, क्वालिफाई करना, पार्टिसिपेट करना, सही बात है। और इसमें जाके अगर आप मेडल जीत रहे हैं तो फिर इससे ऊपर तो कुछ है ही नहीं है, तो मतलब Right. एकदम सोने पे तो सुहागा वहाँ होता माहौल है। जो था, इंडिया की क्या इमेज दिखी आपको पेरिस में? व्हाट इज द इमेज ऑफ इंडिया? कैसे लोग इंडिया वाले Indians- एथलीट्स को लेते हैं? इंडियंस का बहुत ज़्यादा सपोर्ट था वहाँ। इवन जो यूरोपियन क्राउड था वो भी इंडियंस को बहुत ज़्यादा सपोर्ट कर रहा था। सब जैसे ही हम आए थे इंडिया इंडिया सब चिल्लाने लग गए अच्छा, थे। तो क्या लगता है इसके ऐसा पीछे ऐसा क्या क्यों है? मतलब मोदी क्यों जी हुआ? और वहाँ के हाँ, जो मोदी जी हमारे शायद ब्रांड एम्बेसडर हैं, हाँ। तो वो लोग उनसे कनेक्ट करते हैं और एक इमोशनल अटैचमेंट है। जब इनफैक्ट हम एंटर ही कर रहे थे तभी से इंडिया 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 वाले क्राउड जो थे वो तो थे ही, यूरोपियन क्राउड भी बहुत ज़्यादा सपोर्ट करता, फोटोज खींच रहे थे, एंजॉय कर रहे थे वो। उसके बाद इंडियन गाने बजे थे थोड़े, उस पर भी डांस करने लग गए थे। अच्छा, कौन सा गाना बजा हुआ है इंडिया का? देसी बॉयज वाले गाने बजे थे। वीडियो बड़ी वायरल हुई थी उनकी। अच्छा, जो सपोर्ट स्टाफ कोचेस थे वो, हमने कहा ये तो भाई बड़ी सीनियर बंदे, ये देसी बॉयज से बड़ी एंजॉय कर रहे हैं, डांस कर रहे हैं। ओके। और उन्होंने भी पता नहीं गाना कैसे चुना होगा, हाँ, अच्छा, देसी बॉयज गाना बज गया पेरिस ओलंपिक में। क्योंकि देसी बॉयज छाने थे वहां पे, हाँ, इसलिए शायद सही बात है, सही बात देसी है। बॉयज गाना लगा दिया उन्होंने। अच्छा, तो उसके बाद फिर जब थ्रो स्टार्ट हुई, फिर मेरा था 4th नंबर था मेरा। ओके। अब थोड़ा सा मौसम ठंडा हो गया था तो मेरी ना गम ज़्यादा स्टिक होने लग गई थी। अब मैं थ्रो तो कर रहा था पूरी जान से। अब मेरा क्या है, मैं ना बहुत ही शांत स्वभाव का इंसान हूँ। मतलब आप मेरे से कभी भी कहीं भी मिल लीजिए बाहर, मैं मतलब मुस्कुराते रहूँगा, चुप रहूँगा, हंसता रहूँगा, मतलब सीधी सीधी बात करता हूँ मैं। बहुत ज़्यादा ऐसे सिंपल क्यूट भी लगते हो आप, बिल्कुल ऐसे ही लगते हो। हाँ। बहुत ज़्यादा आपको ऐसे जोश या वो सब हाँ, नहीं हाँ, दिखेगा हाँ। कि एकदम चिल्ला रहे हैं, Right. बहुत ओवर एंथुसियास्टिक है। हाँ, हाँ। बट जब मैं खेल रहा होता हूँ ना, हाँ। मेरी मम्मा भी कहती है सिर्फ वो 10-15 मिनट का वक्त होता है जब गुस्से में, एग्रेशन में देखती हूँ मैं तुझे। मैंने आज से देखो देखा ही नहीं। वहाँ मैं अपने अंदर पूरा जोश भर लेता हूँ कि भाई एकदम जान लगा देनी है, हाँ Right. जीत के ही जाना है, और चाहे आपने जो जब थ्रो की थी, मैं देख रहा था आपका वीडियो, मैं कल से आपके वही देख रहा हूँ, तो आप बहुत तेज चिल्लाए थे फेंकने हाँ, के बाद। मैंने अपने अंदर पूरे फेफड़ों से आवाज़ निकाल दी थी। और पूरे मैंने कहा ये पूरी आवाज़ गूंजनी चाहिए पूरे स्टेडियम में। तो फिर थ्रोज करी और मेरा डिस्टेंस थोड़ा कम रह गया। जो हम मतलब सोच के आए थे वो सेम चीज़ जो रिपीट करना चाह रहे थे कि हम पर्सनल बेस्ट करें, वर्ल्ड रिकॉर्ड दोबारा मारे, हाँ। क्योंकि हमने 2 महीने पहले वो करा था। बट वो कहते हैं ना दिन होता है, शायद वो वाला दिन नहीं था। हाँ। वो दिन भी लाएंगे उसके बट लिए आपकी मेहनत पहली करेंगे। थ्रो आई थिंक 36 पॉइंट समथिंग, 34.5 पहली ही थ्रो पहली आपकी? थ्रो अच्छी गई थी। हाँ हाँ, जी। अच्छी। उसके बाद वही मैंने आपको कहा ना, जो मैं गम स्टिक कर रहा था वो ठीक से चिपक नहीं रही थी। हाँ, तो उसका रिस्पॉन्स आना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। मैंने Right. बहुत ट्राई करा था, हाँ। क्योंकि जो हमारी गेम है ये क्लब थ्रो, इसमें कभी कभी थ्रो हमारे हाथ में भी नहीं होती। हमने टेक्निक बना ली, मेहनत कर ली, सब कर ली, अगर वो गम सही से नहीं चिपक रही, मतलब अच्छी चिपकनी और अच्छी रिलीज होनी, दोनों बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर वो नहीं हो रही तो डिस्टेंस आपका बहुत कम भी जा सकता है, और अगर अच्छी हो गई तो आप सोच भी नहीं सकते कितना अच्छा डिस्टेंस जा सकता है। तो कभी कभी वो थोड़ा सा एक फैक्टर होता है जो अफेक्ट करता है। बट यह है कि अब करना ही है तो जो फिर करना फर्स्ट ही है। आए वो कौन है? वो धर्मवीर जी हैं, इंडिया के ही हैं, वो भी वही हैं, मैं देख जी, रहा हाँ था, जी, वो भी चलो इंडिया को ही आया हाँ जी, गोल्ड हाँ। भी। हाँ। ये है कि जो गोल्ड मेडल है वो भी देश का ही है। हाँ। और मुझे लगता है खिलाड़ी का मेडल वो बाद में होता है, देश का। पहले देश का मेडल होता है। Right. और उस वक्त भी जब फिर अगले दिन हमें मेडल्स मिले तो मुझे लगता है जो पोडियम पे है सिर्फ खिलाड़ी हमारे साथ एस्कॉर्ट दिखता है, बस 2 लोग दिखते हैं, बट इसके पीछे की मेहनत बहुत लोगों की बहुत होती है। लोग की होती है। आपका जो सपोर्ट स्टाफ है, कोचेज हैं, फिजियोज हैं, न्यूट्रिशनिस्ट हैं, मतलब Right. एक बहुत बड़ी टीम होती है जिसका पूरा सहयोग होता है आपको वहां तक पहुंचाने में। Right. तो मुझे लगता है उनको भी पूरा एकदम नाम देना चाहिए कि हाँ बिल्कुल। उनकी मेहनत है। Right. सिर्फ ये नहीं बोलना चाहिए हाँ हमने कर दिया, ये कर दिया। राइट, राइट। तो वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है मुझे लगता नहीं, है। ये ह्यूमिलिटी बहुत ज़रूरी है हर किसी के अंदर, क्योंकि कोई भी इंसान आज अगर ज़िंदगी में कहीं भी है, भले एक इंसान एक सक्सेसफुल नौकरी भी कर पा रहा है, तो आई थिंक शायद उसकी वाइफ घर पे खाना डब्बा बना के दे रही है, सब कॉपरेट कर रहे हैं उसके साथ में, तब जाके एक सक्सेसफुल बिजनेस या नौकरी या वो कुछ भी कर रहा है। एक स्टूडेंट अगर एग्ज़ाम भी दे रहा है तो इसलिए कर पा रहा है क्योंकि सब लोगों का साथ है, सपोर्ट है। तो ये ह्यूमिलिटी होनी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। वहाँ जैसे ही जीते, सारा सब कुछ हुआ, तो मोदी जी का कॉल आया, बात हुई आपकी?
अब सारे एथलीट्स को ना यही क्यूरोसिटी रहती है हाँ। कि मेडल जीत जाए तो मोदी जी का कॉल जरूर आएगा। तो मुझे भी उनका कॉल आया, सौभाग्यशाली रहे कि देश के लिए मेडल जीतने का मौका मिला। हाँ। फिर एक्साइटमेंट थी, भैया मोदी जी का कॉल आया। हमें कॉल थोड़ा एक दिन बाद आया था, हमने कहा अभी तक कॉल क्यों नहीं आया। सबकी तो बात हो रही है, वो थोड़ा ट्रैवल कर रहे थे, कहीं बाहर थे, तो इसलिए उस वक्त एग्जैक्टली उस वक्त मेडल मिलने के बाद बात नहीं कर पाए। पर थोड़ी देर बाद उनसे बात होगी, हमने कहा चलो बात हो गई। तो वो बहुत ज़्यादा अच्छा स्पेशल मोमेंट था, क्योंकि मुझे लगता है जब हमारे देश के प्रधानमंत्री बात करते हैं तो वो वन टू वन कनेक्ट करके बात करते हैं। मतलब उनके पास सारा रिकॉर्ड था कि हमें इधर इधर से मैंने पढ़ाई करी है, स्पोर्ट्स कब शुरुआत करी, उसके बाद मैं अपनी मेंटल हेल्थ के लिए मेडिटेशन करता हूँ। उन्होंने खुद बोला था कि आप मेडिटेशन करते हैं, वो आपको कैसे हेल्प करती है। ओके। तो मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लगा था कि हाँ, जो मतलब मैं चीज़ें अपने पर्सनल लेवल पे करता हूँ, उन चीज़ों की भी उनको नॉलेज है, और वन टू वन वो बात कर पा रहे हैं, कनेक्ट कर पा रहे हैं। ऐसा नहीं लग रहा कि सिर्फ बधाई दे दी फॉर्मेलिटी चलो। के लिए। हाँ। तो वो बहुत ज़्यादा स्पेशल मोमेंट था कि हाँ, प्रधानमंत्री को फिर मेरे बारे आके में आप बताया। मिलने भी गए थे सब लोग? हाँ जी, हाँ, हम जब वापस आए तो पीएम हाउस में हमें बुलाया गया, प्रधानमंत्री जी से मिले और सिंगल फोटो खिंचवाई मेडलिस्ट ने वन टू वन। वो बड़ा स्पेशल होता है कि सिंगल फोटो चाहिए होती है सही बात है। प्रधानमंत्री जी के साथ। हाँ, तो ये सफ़र वहाँ से जब एक दिन आप अपने घर से बाहर निकले थे और ऊपर से कुछ गिरा था और आप हॉस्पिटल पहुँच गए थे, वहाँ से ये सफ़र चल के यहाँ तक प्रधानमंत्री जी के साथ पर्सनली मतलब हाउ डू यू लुक एट दिस? मतलब अगर वो ना होता तो क्या शायद ये ज़िंदगी में ये सब भी नहीं होता? तो अगर ये बोलें कि ज़िंदगी में किसी के भी साथ कोई अगर हादसा हो रहा है, कुछ होता है, तो एवरीथिंग हैपन फॉर सम रीज़न, ऐसा बोल सकते हैं क्या? कभी कभी मुझे लगता है, देखिए, आपकी मर्जी में ना उस ऊपर वाले की रजामंदी नहीं होती। तो वो शायद जो आपके लिए सोच रहे हैं वो उससे भी बड़ा हो सकता है जहाँ तक आपकी सोच ही नहीं जाती। सोच नहीं जा रही। तो वो मैं इस मेंटालिटी के साथ जीता हूँ। और मुझे लगता है कि देखिए, आप लाइफ में ना फेलियर को आप अवॉइड नहीं कर सकते, और जो सक्सेस होती है उसको आप प्रिडिक्ट नहीं कर सकते। आपके हाथ में घूम फिर के सिर्फ एक चीज़ आती है, मेहनत। राइट। आप अपनी तरफ से मेहनत करते रहिए, ईमानदारी से काम करिए, अच्छी इंटेंशन से, उसके बाद गुड मेंटालिटी से, राइट। अपने आसपास जो माहौल है उसको एकदम खुश रखिए। तो उससे मुझे लगता है आप कहीं ना कहीं लाइफ में धीरे धीरे सक्सेस पा ही लेंगे। तो मतलब ऊपर वाले ने हाँ कुछ जी। सोच ही रखा है आपके लिए, ऐसा नहीं है कि आपके लिए कुछ भी नहीं है, ऊपर वाला सोच के ही रखता है। हाँ, जो है ऊपर वाला मुझे लगता है कुछ सोच समझ के ही करता है। और मुझे ये लगता है कि वो शायद आपको वो चैलेंजेस कभी देता ही नहीं जो आप फेस ही ना कर सके। मुझे शायद इस चीज़ का अंदाज़ा ही नहीं था कि मैं जीवन में इतना ज़्यादा स्ट्रांग बन सकता हूँ, या फिर एक प्रेरणा बन सकते हैं कितने हज़ारों लाखों लोगों के लिए। एक इंस्पिरेशन, मोटिवेशन होती है कि इस आदमी ने हार नहीं मानी, तो हमारी मुश्किलें तो इससे कम है, तो हम क्यों माने। एक बात बोलते हैं, कुछ लोग मुश्किलों से टूट जाते हैं और कुछ लोग रिकॉर्ड तोड़ देते हैं। तो आप टूटे नहीं, आपने वाकई रिकॉर्ड तोड़ दिया। दिस लाइन फिट्स कंप्लीटली ऑन यू दैट यू ब्रोक द रिकॉर्ड। राइट। सो अब हम बढ़ रहे हैं आगे कुछ और मज़ेदार रैपिड फायर और कुछ छोटे छोटे सवालों के तो लिए। कुछ मज़ेदार रैपिड फायर हम करेंगे, इंस्टेंट रिप्लाई हम करेंगे। सो एक मिनट, उससे पहले 2-3 सवाल हैं ज़रूर, कुछ लोग हमें सुन रहे हैं अभी। एक तो यूथ के लिए एक मैसेज आप ज़रूर दे दीजिए, और स्पेशली उन लोगों के लिए हु आर डीलिंग विद सम काइंड ऑफ डिसेबिलिटी, तो उनके लिए कोई मैसेज। मुझे लगता है, देखिए, कभी कभी कुछ चीज़ें आपके हाथ में नहीं होती। आपकी लाइफ में कुछ चैलेंजेस हैं, या इन स्पेसिफिकली कोई डिसेबिलिटीज़ हैं, तो इससे ओवरकम करना आपको बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आप हेल्प लीजिए, कोई अच्छे मेंटल हेल्थ कोच हो गए, साइकोलॉजिस्ट हो गए, या फिर आप वहाँ तक नहीं जा पा रहे अभी फ़िलहाल, तो अपनी फैमिली में, अपने फ्रेंड्स में एक आप ऐसा एनवायरनमेंट देखिए जहाँ पे आपको वो अपलिफ्ट कर सके। मतलब आपने बोला मेंटल कोच और मेंटल हेल्थ, जबकि डिसेबिलिटी तो फिजिकल है, तो मेंटल क्यों? सारा खेल दिमाग का ही है। डिसेबिलिटी फिजिकल है, बट गेम सारा मेंटल ही चलता है। अगर आप दिमाग से कमज़ोर हो जाएंगे, शरीर आपका पहले ही कमज़ोर है। अगर आप दिमाग से तंदुरुस्त मजबूत रहेंगे, आपका शरीर भी मजबूत होने लगेगा। तो आपका जो माइंड है वो आपकी बॉडी को जो सिग्नल दे रहा है वो वैसे ही रिएक्ट करिए। अगर आप सोच रहे हैं कि मैं डिप्रेशन में जा रहा हूँ, मैं परेशान हूँ, मेरी ज़िंदगी ऐसी हो गई है, अब मतलब मुझे बहुत बार ऐसे थॉट्स आते हैं, सुसाइडल थॉट्स, कि मुझे जीना ही नहीं है, ज़िंदगी ख़त्म हो चुकी है। राइट। मुझे भी जब एक्सीडेंट हुआ था तब ऐसी था कि अब तो भाई ज़िंदगी ख़त्म है, अब जीने का ही मन नहीं है। आते थे ऐसे तो। हाँ, आते, स्वाभाविक है ये तो। तो ऐसा लगता था कि अब
क्या करें जी के, मतलब सब खत्म ही है यहाँ तो कुछ हो भी नहीं पा रहा, हर बाथरूम जाने के लिए भी हेल्प चाहिए और एक एक छोटी छोटी चीज़ के लिए हमेशा एक ना एक दो लोग चाहिए ही चाहिए, तो खुद इंडिपेंडेंटली कुछ कर ही नहीं पा रहे, तो क्या करेंगे। बीच बीच में आप देखिए सारा टाइम आप मोटिवेटेड या एकदम स्ट्रॉन्ग मेंटालिटी के साथ कभी नहीं रहते। एग्जैक्टली, बीच में ऐसे थॉट्स आते हैं, बट सारी बात ही वो है कि उससे ओवरकम करना है। तो वो मुझे लगता है कि आपको कहीं ना कहीं अगर आप खुद से नहीं कर पा रहे, एक्सटर्नल हेल्प लेनी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। राइट। पेरेंट्स के लिए मैसेज जो कि अपने बच्चों को जैसे कुछ एक्स्ट्रा करिकुलर करते हैं, स्पोर्ट्स में जाना चाहते हैं, सो उनके लिए मैं देखिए जैसे अपनी बात करूं, मेरी फैमिली का कोई स्पोर्ट्स बैकग्राउंड है ही नहीं, उन्हें पता ही नहीं था। मैंने बस बोला कि मैं करना चाहता हूं और उन्हें स्टार्टिंग से ये था कि हाँ ठीक है, एक अच्छी सिक्योर्ड फ्यूचर चाहिए, बट अगर तेरे को इसमें खुशी मिलती है तो तू कर। सपोर्ट करा एकदम डे वन से। तो मुझे लगता है कि जो पेरेंट्स देख रहे हैं ये, वो हमेशा अपने बच्चों को सपोर्ट करिए। ठीक है, आपको प्रैक्टिकल होना पड़ता है, आप भी थोड़ा एनालाइज करते हैं कि इसमें कुछ हो पा रहा है नहीं हो पा रहा, राइट। बट ये चीज़ भी देखिए कि बच्चे की खुशी कहाँ है, खुशी के साथ साथ वो उसमें ग्रो कर रहा है नहीं कर रहा। हाँ, दोनों चीज़ें। हाँ, तो आप उस एज तक पहुंच जाते हैं जहाँ तक आपको काफ़ी चीज़ें समझ आ जाती हैं। तो मुझे लगता है कि पेरेंट्स का सपोर्ट होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि उनके साथ एकदम फर्स्ट टच रहता है। राइट। किसी भी बच्चे का यही दोस्तों से मिल लेते हैं या बाकी फैमिली मेम्बर्स हैं उनसे टच है, बट जो पेरेंट्स की सोच है या जो उनका बिहेवियर है वो ही चाइल्ड पे बहुत ज़्यादा अफेक्ट करता है। तो वो सही रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और पेरेंट्स को भी मैं कहना चाहूँगा, अगर उन्हें ज़रूरत है किसी एक्सटर्नल हेल्प की, तो मेंटल हेल्थ कोच की, तो ज़रूरी है। ये बहुत ज़्यादा स्टीरियोटाइप टॉपिक बन चुका था एक वक्त पे, बट इस चीज़ को आपको खुल के बाहर आना चाहिए। और आप शायद सोच भी नहीं सकते कि कुछ वक्त में आपकी ज़िंदगी कैसे बदल सकती है सिर्फ आपकी सोच बदलने से। तो वो सोच बदलना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। राइट। चलिए आगे बढ़ते हैं रैपिड फायर राउंड की तरफ। आपका फेवरेट चीट मील? मेरा मैं फेवरेट चीट मील, मुझे समोसे खाने और गोलगप्पे खाने बहुत पसंद है। समोसे तो मैं अवॉइड ही करता हूँ, बट गोलगप्पे मैं कभी कर लेता हूँ। कर लेते हो, राइट। फेवरेट स्पोर्ट्स एक्सेप्ट आपका जो मेन गेम है उसके अलावा? मुझे काफ़ी ज़्यादा स्पोर्ट्स पसंद है। इन स्पेसिफिक बात करूँ, क्रिकेट पसंद है और उसमें विराट कोहली को मैं काफ़ी ज़्यादा एडमायर करता हूँ। क्योंकि मुझे लगता है जो सबसे मुझे सबसे अच्छी बात लगती है, ऑन फील्ड जो उनका एग्रेशन है टू विन दिस मैच, किसी भी कंडीशन में। हमने कितने मैचेस देखे हैं, एकदम ऐसा था भाई हार के टीवी बंद कर दो, और जब विराट खेल रहा होता है मैं बोलता हूँ भाई टीवी बंद मत करना, कुछ भी हो सकता है। तो वो एग्रेशन, वो माइंडसेट, और बाहर जब वो होते हैं ऑफ फील्ड होते हैं, तो मुझे लगता है उतनी कामनेस ह्यूमिलिटी से वो लोगों से मिलते हैं, बात करते हैं, अपने दिमाग को मुझे लगता है बहुत ज़्यादा शांत रखते हैं। तो वो ऑन फील्ड एग्रेशन और ऑफ फील्ड कामनेस, वो मैं अपने जीवन में भी इम्प्लीमेंट करना चाहूँगा। क्या बात है, बहुत शानदार। आपका बिगेस्ट फियर? बिगेस्ट फियर मुझे अपना यही लगता था कि मैं जीवन में जो भी करूँ अपने माता पिता को खुश रखूँ। मुझे था कि ऐसा ना हो कि मेरी एज बहुत ज़्यादा बड़ी हो जाए, उनकी भी एज काफ़ी बड़ी हो जाए और मैं लाइफ में कुछ अचीव ही ना कर पाऊँ। हर बच्चा मुझे लगता है जो लोअर मिडिल क्लास फैमिली से आता है, एक सपना देखता है कि अपने पेरेंट्स को रिटायर कर दें, सिक्योर कर दें, उनको दुनिया घुमाएं, उनको जो जो इच्छा है, चाहे मटेरियलिस्टिक क्यों नहीं है, सही बात तो वो सारी पूरी करे। तो मुझे हमेशा से ये डर रहता था कि ऐसा ना हो कि वक्त गुजर जाए और मैं उनके लिए कुछ कर ना पाऊँ। तो ये मैं डर के साथ काफ़ी जीऊँ, पर इस डर से निकल गया। अब तो निकल गया, अब तो पूरा सेट है। क्या बात है। आपकी फेवरेट मूवी? फेवरेट मूवी मुझे ज़िंदगी ना मिलेगी दोबारा काफ़ी ज़्यादा पसंद है, क्योंकि लाइट अपना रिलैक्सिंग चलती है और घूमते फिरते हैं, अपना एंजॉय करते हैं, तो मुझे मेरी भी वन ऑफ द फेवरेट है। वो कितनी बार देखी है आपने? गिनती तो ख़त्म हो चुकी है उसकी। क्या राइट है। आपका फेवरेट सॉन्ग? फेवरेट सॉन्ग मैं काफ़ी सारे पंजाबी आर्टिस्ट को सुनता हूँ, जैसे सिद्धू मूसेवाला, उनसे मैं मिलने भी गया था उनके घर पर। ओके। तो वो भी काफ़ी ज़्यादा मोटिवेटिंग इंस्पायरिंग पर्सनालिटी हैं। दिलजीत दोसांझ को काफ़ी सुनता हूँ, करण औजला को, मतलब ये 3-4 आर्टिस्ट हैं जिनको मैं बहुत ज़्यादा सुनता हूँ। और दिलजीत के काफ़ी अच्छे गाने हैं जो मुझे इंस्पायर करते हैं, करण औजला के गाने हैं। इन स्पेसिफिक बोलूँ तो मैं सिद्धू मूसेवाला जी का एक गाना है लेजेंड, लेजेंड, उससे मुझे काफ़ी ज़्यादा मोटिव, आज की डेट में मैं काफ़ी गाने सुन लेता हूँ, इंस्पायर करता हूँ, बट जब मैंने जर्नी स्टार्ट करी थी थोड़ी, जब जिम कर रहे हैं, थ्रोस कर रहे हैं, तो मैं वो गाना ज़रूर सुन लेता था। गाने सुनने से एनर्जी, हाँ जी, मिलती है, मोटिवेशन मिलती है, क्योंकि आप देखिए उनका भी सफ़र कुछ ऐसा ही रहा है कि
कहीं से भी ना निकल के हर जगह हैं, फ्रॉम नोवे टू Nowhere to एवरीवेयर। everywhere, right. तो मुझे लगता है कि वो जो जर्नी उनकी रही है वो गानों में दिख जाती है और वो इंस्पायर कर जाती है। तो मैं इन आर्टिस्ट और इन गानों से काफ़ी ज़्यादा इंस्पिरेशन लेता हूँ। लोग होते हैं जो बहुत यूथ होता है सैड सॉन्ग में ही पड़े हुए हैं, सैड सॉन्ग में पड़े हुए हैं, तो वो एनर्जी डिप्लीट करती है। हाँ जी, देखिए आप जैसा ऑरा अपने आसपास बनाएंगे अंदर वही चलेगा। राइट। तो अगर आप उदासी सैड सॉन्ग सुने, ठीक है, कभी सुन लो, हाँ। मूड होता है, कभी सुरूर बनता है, तो ठीक है कभी कभी के लिए चल जाता है, बट आप हमेशा ऐसे ही सुनिए, जो ऐसी चीज़ें सुनिए जो अपलिफ्ट करें। अब तो इतनी अच्छी अच्छी पॉडकास्ट आ गई हैं और इतने अच्छे लेवल में मोटिवेशन टॉक्स होती हैं, या सॉन्ग्स भी अच्छे मोटिवेटिंग इंस्पायरिंग होते हैं, फालतू के जो नाम कह लूँ मैं गानों के, तो उनको ना सुन के थोड़ा अपनी जिंदगी को बेहतर ऐसे ही बना सकते हैं। छोटे छोटे बदलाव से बड़ा बदलाव, मतलब जो आप अंदर डालोगे अपने वही बन जाओगे। वही बनेगा। राइट। चलिए, तो आपका फेवरेट एथलीट विराट कोहली के अलावा? विराट कोहली के अलावा विराट कोहली के अलावा देखिए, मैं नीरज चोपड़ा को भी काफ़ी एडमायर करता हूँ। मुलाकात हुई नीरज चोपड़ा जी से कभी? नहीं, अभी तक तो नहीं हुई। अच्छा। ज़रूर होगी एक दिन। हाँ, बिल्कुल। तो उनको, मुझे लगता है कि उन्होंने जो बदलाव लाया है एथलेटिक्स की दुनिया में, ट्रैक एंड फील्ड की दुनिया में, वो बहुत बड़ा है, क्योंकि फर्स्ट मेडल जीता था उन्होंने टोक्यो में, वो भी गोल्ड मेडल। तो उसके बाद जो ट्रैक एंड फील्ड है उसमें बहुत ज़्यादा अवेयरनेस पड़ी है और बहुत ज़्यादा लोग जुड़े हैं इससे। तो मुझे लगता है कि कोई इंसान जब इतने बड़े प्लेटफॉर्म पे इतनी हाईएस्ट अचीवमेंट ले ले, तो वो बदलाव अपने आप आते हैं। अब तो हमारे पास कितने अच्छे अच्छे जैवलिन थ्रोअर्स आ गए हैं, तो उसी से देख के लोग ने शुरू करा, एकदम सबको लगा कि हाँ, अब तो ये नवदीप भी, हाँ जी, नवदीप भाई भी बढ़िया गोल्ड लेके आए हैं। हाँ, उनसे बात हुई जब वो उन्होंने सेलिब्रेट किया, उसके बाद आपने पूछा कि क्या हो गया था? हाँ, जब मैं इंडिया आ चुका था, वो वहीं पर थे, तो जब इंडिया आए थे तब उनसे मुलाकात हुई थी, तो उनसे बातचीत करने का मौका मिला। तो वो भी जब वैसे हैं तो बड़े अच्छे शांत स्वभाव से मिलते हैं, ऐसा नहीं कि मिल के गालियाँ देना शुरू कर दें। लोग डरते हैं थोड़ा। राइट। आपकी हॉबी इसके अलावा? मुझे बुक रीडिंग करना और इंस्ट्रूमेंट में माउथ ऑर्गन बजाना, वो थोड़ा सा मुझे अच्छा लगता है। और आप रूबिक क्यूब्स हाँ भी जी, मैंने हाँ जी, देखा मैं उसी है। पे आने वाला था। और मुझे रूबिक्स क्यूब सॉल्व करने का बहुत ज़्यादा शौक है। मेरे पास तकरीबन अब 15-20 होंगे रूबिक्स क्यूब, और मैं मतलब काफ़ी टाइम, जब मैं फ्री टाइम होता है तो मैं उस पर लगे रहता हूँ, क्योंकि मुझे लगता है वो मेरी माइंड पावर को इम्प्रूव करने में बहुत ज़्यादा हेल्प करता है। क्योंकि आप ठीक है, एल्गोरिदम्स आप सीखते हैं, सब करते हैं, बट आपका दिमाग बहुत ज़्यादा यूज़ होता है वहाँ, उससे बहुत फोकस कंसंट्रेशन बढ़ता है एक लाइफ में। आपके पास ऐसी चीज़ होनी चाहिए जो आपको लगता है कि ये चीज़ आपकी कंसंट्रेशन इंप्रूव कर रही है, या आपको कहीं ना कहीं बेनिफिट दे रही है। हो सकता है डायरेक्ट वे में ना हो, इनडायरेक्ट वे में हो। तो मुझे लगता है कि जब ओलंपिक के अंदर ये गेम रूबिक क्यूब नहीं है, अगर होता तो आप गोल्ड मेडल जीत जाते। हाँ जी, अभी तो नहीं है, हो सकता है आ जाए एक दिन। वैसे अपनी ऐसा फोकस क्यों और नहीं है? जैसे मतलब ये या चेस, इस तरीके के गेम क्यों नहीं है ओलंपिक के अंदर? इनके अपनी वर्ल्ड चैंपियनशिप्स होती है, अपनी गेम है काफ़ी, जो अब मतलब बात चलती रहती है कि और गेम्स का इंक्लूजन करेंगे। अगले 4 साल में हम कुछ गेम्स देख सकते हैं, जो नई गेम्स आएंगी ओलंपिक्स पैरालंपिक्स में, और देश के भी काफ़ी खिलाड़ी निकलेंगे इसमें। जैसे अभी कंसंट्रेशन और फोकस की बात कर रहे थे, तो जितने भी लोग अपनी ज़िंदगी में खुद का कंसंट्रेशन और फोकस इंप्रूव करना चाहते हैं, तो स्पोर्ट्स खेलने से या कोई पर्टिकुलर गेम खेलने से भी वो अपने फोकस और कंसंट्रेशन को इम्प्रूव कर सकते हैं? जी ज़रूर। जब आप देखिए स्पोर्ट्स खेलते हैं, चाहे आप हॉबी के तौर पे खेलिए, आपका ना लाइफ में एक डिसिप्लिन बनता है। 2 चीज़ें, या तो आर्मी में हो या स्पोर्ट्स में हो, राइट। तो इससे ना आपकी ज़िंदगी में एक ठहराव डिसिप्लिन आता है, जो कि बहुत ज़्यादा ज़रूरी है किसी भी फील्ड में अचीवमेंट के लिए। आप ऐसा नहीं सोचे कि आप स्पोर्ट्स एज ए हॉबी खेल रहे हैं तो उसी में जाना है, अचीवमेंट जाना है। हाँ, तो मतलब वो कहीं ना कहीं वो चीज़ ना आपका एक लाइफस्टाइल डिसिप्लिन बन जाता है। जैसे कि जो लोग फिटनेस में होते हैं, जिम में होते हैं, वो कहते हैं कि ऐसे 2-4 दिन में बॉडी नहीं बनती, एक लाइफस्टाइल है जो उम्र भर चलाना पड़ता है। तो वो मुझे लगता है कि जब स्पोर्ट्स में अगर आप आते हैं तो एक डिसिप्लिन आता है, एक लाइफस्टाइल आपका मेंटेन होता है, राइट। तो वो चीज़ आपको आगे जाके बहुत अच्छा स्ट्रेस बस्टर भी होता है मुझे लगता है। अगर कोई ऑफिस में है, जॉब में है, बिजनेस में, कोई स्पोर्ट्स पकड़ो, खेलो साथ साथ में, तो इट गिव्स यू लॉट ऑफ रिलैक्सेशन। हाँ, ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और मुझे लगता है स्कूल में है थोड़ा प्रेशर कम होना चाहिए, बच्चों को खेलने का मौका मिलना चाहिए। जब हम स्कूल में थे, पीटी पीरियड ले लेती थी मैथ्स इंग्लिश की टीचरें, उनको लगता था सिलेबस कंप्लीट करना है, पढ़ाई करनी है, तो
वो थॉट प्रोसेस मुझे लगता है थोड़ा वो चेंज होना चाहिए और स्पोर्ट्स में आगे बढ़ाते रहना चाहिए। इनफैक्ट जो कॉर्पोरेट ऑफिसेज में उनको रेगुलर बेसिस पे एक्टिविटीज़ करती रहनी चाहिए, या फिर अपने ऑफिसेज में थोड़ा जिम की सुविधाएं या फिर कोई टेबल टेनिस या जो एक्सेसिबल स्पोर्ट्स हो सकते हैं उसमें करना चाहिए। उससे क्या होता है, आपके ना माइंड थोड़ा चेंज होता है और आप मानेंगे नहीं, आपकी कंसंट्रेशन फोकस इंप्रूव होएगा ही। आपको नए नए आइडियाज आएंगे जो इनफैक्ट उस कंपनी को ग्रो करने में हेल्प करेंगे। प्रोडक्टिविटी भी बढ़ जाएगी। प्रोडक्टिविटी बढ़ती है इन शॉर्ट। तो ये फैक्टर है जो थोड़ा सा। आपका कुछ मन है इस डायरेक्शन में फ्यूचर में कुछ कंट्रीब्यूट करने का, या अपनी कोई एकेडमी वगैरह ऐसा कुछ कभी सोचा है आपने कि ऐसे करना है? अभी तो मैंने नहीं सोचा, बट मैं अपने जो पर्सनल लेवल पे ये चाहता हूँ कि जो लोग मेरे से जुड़ते हैं या जुड़े हुए हैं उनकी फैमिली में चेंजेस लाए। जैसे जिनके छोटे छोटे बच्चे हैं, अब मैं देखता हूँ कि वो उनको सॉकर में हो गया, टेनिस में हो गया, बास्केटबॉल, अलग अलग स्पोर्ट्स में डाल देते हैं, स्विमिंग में डाल देते हैं, आधा एक घंटा करो, थोड़ी फिजिकल एक्टिविटी बनी रहती है। मैंने कहा ठीक है, बदलाव ऐसे ही आता है, एक दिन बड़ा बदलाव भी लाएंगे। राइट। ऐसे आपका नाम सूरमा साहब करके मैंने देखा था, तो इसके पीछे क्या मतलब? मेरा जो सरनेम है वो सूरमा ही है, परिवार ने दिया है। और सूरमा मुझे लगता है जो इसका एक्चुअल मीनिंग है द अल्टीमेट फाइटर, वो कहीं ना कहीं शायद मेरे खून में बस चुका है। तो तभी शायद मैं इन चीज़ों से उभर के यहाँ तक पहुँच पाया हूँ। तो इसीलिए मुझे लगता है कि सब लोग आपको सूरमा साहब बोलते हैं, तो फिर मैंने सूरमा साहब इंस्टा हैंडल रख दिया। अगर एथलीट नहीं होते, यहाँ पे नहीं होते अभी, तो कहाँ होते ज़िंदगी में आप? ये सोचना बहुत ज़्यादा मुश्किल है क्योंकि अब इस लाइन में पूरा घुस चुके हैं। बट अगर मैं यहाँ ना होता तो मुझे जो नेक्स्ट फील्ड है वो टीचिंग या लेक्चररशिप में जाना बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट था। क्योंकि मुझे लगता है आप किसी भी फील्ड में जाए, सबसे पहला रोल टीचर्स का होता है। तो उन स्टूडेंट्स को मुझे लगता है कि सही गाइडेंस देने का जो पार्ट है वो मैं प्ले करना चाहता था। वो तो मुझे लगता है अब भी इनडायरेक्ट वे में आप कह सकते हैं, अभी भी और कर आगे सकते भी हैं। और बहुत बड़े लेवल पे आप इसको कंट्रीब्यूट कर सकते हैं। देखिए आप बच्चे जो स्पोर्ट्स में जाते हैं, या आईएएस बनते हैं, आईपीएस बनते हैं, इंजीनियर बनते हैं, डॉक्टर बनते हैं, किसी भी फील्ड में जाते हैं, उन सब का गुरु वो एक टीचर ही होता है। तो मुझे लगता है टीचर का रोल जो होता है लाइफ में सबसे बड़ा होता है। तो अब यहाँ तक तो पहुँच गए, अब आगे क्या, व्हाट नेक्स्ट? देखिए अभी हम यही कोशिश करेंगे कि पिछले कुछ कंपटीशन में जो गलतियां करी हैं उन पे वर्क करेंगे, थोड़ी सुधार करेंगे, अपनी परफॉर्मेंस को बेटर करेंगे। और मुझे लगता है कि देखिए पहाड़ पे बैठा हुआ जो व्यक्ति होता है उसमें हमेशा कम जोश होता है जो पहाड़ पे चढ़ रहा होता है। तो मेरा ये मानना है कि मेरी जो चढ़ाई है वो जारी रहेगी, ऊपर बढ़ते रहने के लिए, आगे बढ़ते रहने के लिए। तो मैं पहाड़ पे अभी भी चढ़ाई कर रहा हूँ, ऊपर बैठने में भी बहुत वक्त है। और अभी आगे अपने लिए एक और कोई पहाड़ आपने सेट किया है कि कौन सा आगे चीज़ है जिसको अचीव करना है? अभी हम यही सोच रहे हैं कि पर्सनल लेवल पे अपनी परफॉर्मेंस इंप्रूव करें। नेक्स्ट ईयर जो नेशनल इंटरनेशनल गेम्स आएंगी उसमें अच्छा परफॉर्म करें, फिर 2026 में दोबारा एशियन गेम्स आएंगी उसमें अच्छा रिकॉर्ड सेट करें, और 2028 पैरालंपिक्स तो है ही। मेन टारगेट फोकस तो वही है, बट वही जैसे मैंने कहा स्टेप बाय स्टेप चलना पड़ता है। तो हम ये सारे स्टेप सही तरीके से कंप्लीट करना चाहते हैं। क्या एक्सपेक्टेशन है इस बार का जो अगला ओलंपिक होगा वो कहाँ हो सकता है? अगला ओलंपिक LA में है, लॉस एंजलिस में, और इसके लिए तैयारी उसी दिन शुरू हो गई थी जिस दिन ये मेडल जीत लिया, तो उसके अगले दिन से तैयारी शुरू है। अब वक्त स्टार्ट हो चुका है, उसके लिए मेहनत आप शुरू कर दीजिए। क्योंकि देखिए अब अगर आप 6 महीने या साल पहले जागते हैं ना तो आप उस लेवल तक शायद नहीं पहुंच पाते। मतलब कोई अचीवमेंट करने के बाद मैं ये देख रहा हूँ रुकना नहीं है, ये नहीं कि अचीवमेंट करा रुक गए, मोमेंटम को लगातार आप कैरी करके रखे हुए हो। हाँ, अगर आप रुक गए ना तो आपकी बॉडी डाउन हो जाती है, मसल डाउन हो जाते हैं, आप टेक्निक्स भूल जाते हैं। स्पेसिफिक मैं अपनी गेम की बात करूँ तो आपको ना एक कांस्टेंट कंसिस्टेंसी रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और ये आप किसी भी फील्ड में चले जाइए। अगर आप आज कर रहे हैं, कल कर रहे हैं, फिर चलो 2-4 दिन रेस्ट, महीने का रेस्ट ले लिए कर लिया, तो आप ना छूट जाते हैं उससे। आप रेगुलर बेसिस पे उस चीज़ को करते रहिए ना तो अपने आप चेंजेस आते हैं, अपने आप इम्प्रूवमेंट होती है। तो कंसिस्टेंसी, डिसिप्लिन, फोकस ये रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है किसी भी फील्ड में। राइट। तो बहुत अच्छा डिस्कशन रहा आपसे, बहुत मज़ा आया और बहुत अच्छी स्टोरी आपकी है, और मुझे लगता है हमारे व्यूअर्स को और पूरे देश ही को इंस्पायर करेगी। सो बहुत बहुत धन्यवाद आपका आज टाइम देने के लिए और लोगों को इंस्पायर करने के लिए। थैंक यू सो मच, इट वाज रियली प्लेजर हैविंग यू ऑन अवर शो। थैंक यू प्रणव, थैंक यू सो मच, थैंक यू एवरीबॉडी, थैंक यू।